71 सच्चे आत्मिक क्षेत्र के राजा का आतंक। उसी समय शाही राजधानी में चूंकि राजा ने अपने हाथ में मौजूद जानकारी को देखा और मुस्कुराए बिना न रह सके। इन ताकतों के अंतिम क्षण के प्रयासों की तुलना में उन्हें देवयुताई पर बैठा हुआ कहा जा सकता है। भले ही अथर्व का बेटा भविष्य में कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या वह अभी भी उसका चचेरा भाई नहीं है? इस रिश्ते से उसके महान चू राजवंश में अराजकता नहीं होगी। हालांकि मेरा भतीजा अभी 1 महीने का हुआ है, इसलिए मुझे अपना आभार व्यक्त करना है। ये सोचते हुए चूंकि राजा को एक विचार आया और उसने तुरंत एक आदेश पारित कर दिया। कुछ ही देर बाद एक काफिला शाही राजधानी से निकलकर दयान शहर की ओर तेजी से बढ़ा। हालांकि हमारे बीच भतीजे और चाचा का रिश्ता है, फिर भी मुझे सामान्य समय में खुद को दिखाना होगा। अन्यथा जब तक वह बड़ा होगा तब तक रिश्ता इतना कमजोर हो चुका होगा कि मैं उसे जीतने की कोशिश भी नहीं कर पाऊंगा। आध्यात्मिक साधना घास, पौष्टिक सार गोली और क्यूई पुनःपूर्ति गोली। तस्क तस्क तस्क। जिया एयर का सस्ता चाचा काफी उदार है। लिन परिवार में लिन चेन, जो अपने बेटे को चिढ़ा रहा था, ने अपने अधीनस्थों को अपने भतीजे को उसके 1 महीने के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए राजा चू से उपहार लाते देखा और उसकी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। यदि वह इन खजानों को भाग्य अंकों के साथ बदल दे तो उनकी कीमत कम से कम 30,000 होगी। केवल 1 महीने में चूंकि राजा ने चू परिवार की ओर से इतने सारे खजाने भेजे, जिससे पता चलता है कि वह लिनजिया को कितना महत्व देता है। लिनजिया वह नाम है जो अथर्व ने अपने बेटे को दिया था, जो उसके पिछले जीवन में क्यूशू चीन की याद को दर्शाता है। अथर्व को सबसे अधिक गर्व इस बात पर है कि लिनजिया एक दिव्य शरीर है और सभी दिव्य शरीरों में सबसे उन्नत है। इसे जन्मजात यिन और यांग दिव्य शरीर कहा जाता है। न केवल उसकी साधना गति एक साधारण प्राणी की तुलना में 1000 गुना अधिक तेज है, बल्कि उसकी आत्मिक शक्ति की गुणवत्ता भी एक समान है। साथ ही उसका भौतिक शरीर स्वाभाविक रूप से एक साधारण प्राणी की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। यह आध्यात्मिक शरीर और खजाना शरीर से कहीं बेहतर है। भौतिक शरीर सामान्य प्राणियों की तुलना में केवल 3 से 5 गुना अधिक शक्तिशाली है। ये कहा जा सकता है कि लिनजिया को अपने पिता और मां की प्रतिभाएं पूरी तरह से विरासत में मिलीं। बेशक यह उल्लेख करने लायक है, इस अवधि के दौरान अथर्व ने न केवल अपने बेटे के जन्म की प्रतीक्षा की, बल्कि अपनी साधना में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। वह अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र के 4थे स्तर से 5वें स्तर तक पहुंच गया और उसकी तलवार की मंशा 80% तक पहुंच गई। जब तक वह 90% सही तलवार की मंशा को समझ लेता, वह विशेषताओं को समझ सकता था, अपना खुद का क्षेत्र विकसित कर सकता था और इस तरह तलवार के क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। उदाहरण के लिए, अथर्व ने तलवार की मंशा को 90% पूर्णता से समझ लिया और विनाश की विशेषता को समझ लिया, तो वह विनाश की तलवार की मंशा बना सकता था। अगर वह अपना खुद का डोमेन विकसित करता तो उसे विनाश की तलवार का डोमेन कहा जा सकता था। बेशक इसे हासिल करना बहुत कठिन है। सच्चे आत्मिक क्षेत्र या यहाँ तक कि निर्वाण क्षेत्र के 9वें स्तर पर कई सम्राटों ने अपना स्वयं का क्षेत्र विकसित नहीं किया है। डोंगटियन महाद्वीप में जो लोग अपने स्वयं के डोमेन विकसित कर सकते हैं, वे सभी प्रसिद्ध और शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो अरबों मील के पहाड़ों और नदियों को नियंत्रित करते हैं। वे वास्तव में इस महाद्वीप के शीर्ष पर खड़े सर्वोच्च प्राणी हैं। मैं सोच रहा हूं कि क्या मैं अपनी वर्तमान साधना और पृष्ठभूमि के साथ सच्चे आत्मिक क्षेत्र के प्रथम स्तर के राजा के विरुद्ध युद्ध कर सकता हूं। अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र और सच्ची आत्मा के क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। उदाहरण के लिए, अलौकिक शक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक साधारण योद्धा पूरी ताकत से हमला करके हवा में केवल कुछ लहरें ही पैदा कर सकता था और अपने सामने के स्थान को बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकता था। हालांकि जो लोग सच्ची आत्मा के दायरे में मजबूत हैं, उन्होंने अपनी सच्ची आत्माओं को संघनित कर लिया है और उनकी अपनी ताकत भी सच्ची आत्मा की शक्ति में बदल गई है। न केवल ताकत का सार बढ़ाया गया है, बल्कि वे अपनी इच्छानुसार एक बिंदु पर ताकत भी इकट्ठा कर सकते हैं और एक अद्वितीय प्रहार कर सकते हैं। जो लोग सच्चे आत्मिक क्षेत्र में मजबूत हैं, वे आसानी से शून्य को तोड़ सकते हैं और आयामी अंतरिक्ष के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए तुलना के लिए कोई संदर्भ नहीं है। यहाँ तक कि अथर्व को भी नहीं पता था कि उसकी युद्ध क्षमता कितनी शक्तिशाली हो गई थी। हालांकि ये निश्चित है कि हुआंगझोऊ में पिछली पीढ़ी के प्रतिभाशाली लोग भी, जो कई वर्षों से अलौकिक शक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर में डूबे हुए हैं, अब उनके विरोधी नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए था क्योंकि अब उनका पूर्ण शक्तिशाली आक्रमण आसानी से शून्य को भेद सकता था। अंतिम चुनौती मिशन का पहला चरण केवल एक चतुर्थ श्रेणी कीमियागर और एक पारलौकिक क्षेत्र विशेषज्ञ की दूरी पर है। मुझे आश्चर्य है कि इनाम कितना उदार होगा। अपना सिर हिलाते हुए अथर्व को अपनी खुद की लड़ाकू शक्ति की सीमा के बारे में चिंता नहीं थी। इस समय उसने अपनी आंखें अपने व्यक्तिगत पैनल पर टास्क बार पर केंद्रित की और उसके दिमाग में उम्मीद की एक झलक दिखाई दी।
इस समय लिन परिवार ने दर्जनों रक्त विनिमय क्षेत्र के शक्तिशाली लोगों को जमा कर लिया है। लिन वुडी के अलावा, जो ट्रांसेंडेंट दायरे से केवल एक कदम दूर है और जब तक वह समय की अवधि के लिए जमा करता है तब तक वह टूट सकता है, रक्त विनिमय क्षेत्र के 9वें स्तर पर 3 बुजुर्ग भी हैं। रक्त विनिमय क्षेत्र के 7वें स्तर से ऊपर लगभग 10 प्राणी हैं। जहां तक रक्त विनिमय क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे वालों का सवाल है, उनकी संख्या 10 गुना से अधिक हो गई है। यदि कार्य पूरा हो गया है और सिस्टम इनाम पैकेज काफ़ी उदार है, तो इसका मतलब है कि लिन परिवार की ताकत या नींव एक गुणात्मक छलांग लाएगी। बेशक, इस परिवार की पदोन्नति की अंतिम चुनौती को कम समय में पूरा करना अभी भी कठिन है। आखिरकार, चौथी श्रेणी का कीमियागर बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन उससे पहले हम पहला मुख्य मिशन पूरा कर सकते हैं। 2 महीने में महान चू राजवंश का त्रिवार्षिक कीमियागर सम्मेलन शुरू हो जाएगा और ये लिन लिंग के लिए खुद का नाम बनाने और महान चू प्रतिभा सूची में सूचीबद्ध होने का एक अच्छा अवसर भी है। जब तक आप सूची बना सकते हैं, आप मुख्य कार्य पूरा कर सकते हैं। रैंकिंग जितनी अधिक होगी, इनाम उतना ही अधिक होगा। और अथर्व ने जो समझा उसके अनुसार लिनलिंग की तीसरी श्रेणी के उच्च स्तरीय कीमियागर और मज्जा सफाई क्षेत्र के पहले स्तर के रूप में स्थिति के साथ उसे अभी भी महानचू प्रोडिजी सूची में होने की बहुत उम्मीद है। हालांकि एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त करना अधिक कठिन है। आखिरकार, ग्रेट चू प्रोडिजी सूची में 30 वर्ष से कम उम्र के प्रतिभाशाली लोग भी शामिल हैं और लिनलिंग अभी केवल 17 साल की है। उन प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में जो 28 या 29 वर्ष के हैं, वे वास्तव में नुकसान में हैं। अब समय आ गया है कि चौथी कक्षा के शीर्ष स्तर के कीमियागर का यह अनुभव पत्र उसे सौंप दिया जाए। ये सोचते हुए अथर्व उस आखिरी समय के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका जब लिनलिंग को तीसरे दर्जे के कीमियागर के रूप में पदोन्नत किया गया था और सिस्टम ने उसे पुरस्कृत किया था। मूल रूप से वह लिनलिंग को देने से पहले उसके तीसरे दर्जे के शीर्ष स्तर के कीमियागर तक पहुंचने तक इंतजार करना चाहता था, ताकि वह एक ही झटके में चौथी कक्षा की कीमियागर के स्तर तक पहुंच सके। लेकिन अब बेहतर रैंकिंग पाने के लिए इसे लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी काओजिया के मार्गदर्शन के साथ अगर मैं अब इस अवसर का उपयोग करता हूं, तो मुझे चौथी श्रेणी के कीमियागर के स्तर तक पहुंचने में अधिक समय नहीं लगेगा। जब भी आपका मन करे, ऐसा करें और अपने बेटे पर नजर डालें जो गहरी नींद में सो गया है। अथर्व की छवि चमक उठी और वह तुरंत वहां से गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह लिनलिंग के पास आया था, जिसने अभी अभी तीसरी श्रेणी के उच्च स्तरीय अमृत का शोधन पूरा किया था। लिंगेर अपने पूर्वज से मिल चुका है। लिनलिंग, जो पहले से ही अथर्व की रहस्यमय उपस्थिति का आदी था, इस बार आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा और सलामी दी। बुरा नहीं, आपने वास्तव में तीसरे दर्जे के उच्च स्तरीय अमृत ब्लड इविल पिल को परिष्कृत किया है। ऐसा लगता है कि आप शीर्ष स्तरीय तीसरे दर्जे के कीमियागर बनने से ज्यादा दूर नहीं हैं। लिनलिंग के हाथ में ताज़ी बनी गोली को देखने के बाद अथर्व कुछ आश्चर्य के साथ कहने से खुद को रोक नहीं सका। 72 रक्त पोषण और अस्थि मज्जा पुनर्जनन गोली। आप जानते हैं, हालांकि रक्त बुराई गोली केवल एक तीसरे दर्जे की उच्च स्तर की गोली है, इसे परिष्कृत करने की कठिनाई एक साधारण तीसरे दर्जे की शीर्ष स्तर की गोली से कम नहीं है। आखिरकार, रक्त बुराई की गोली को परिष्कृत करने के लिए उसमें रक्त बुराई की ऊर्जा की एक छोटी मात्रा मिलानी पड़ती है, जो कि कीमियागर के कौशल की एक बड़ी परीक्षा होती है। लिनलिंग अब इसे परिष्कृत करने में सक्षम था, जो वास्तव में अथर्व की अपेक्षा से परे था। अरे, ये सब शिक्षक के अच्छे शिक्षण का परिणाम है। ये सुनकर लिनलिंग थोड़ा शर्मिंदा होकर मुस्कुराया। नहीं, हर कोई आपके प्रयासों को देख सकता है, लेकिन ये सब मेरी गलती नहीं है। इस समय जैद ताबीज में काओजिया भी बाहर तैर गया। उसने पहले अथर्व को सिर हिलाया और फिर संतुष्टि के साथ लिनलिंग को देखा। इस सस्ते शिष्य के लिए वह उससे काफी संतुष्ट है। वह न केवल बेहद प्रतिभाशाली है, बल्कि बहुत मेहनती भी है। इसके अलावा वह बहुत ही पुत्रवत भी है। तुम्हें पता है, जब वह पुनर्जीवित हुआ था तो उसकी युद्ध शक्ति केवल पारलौकिक क्षेत्र के तीसरे स्तर के बराबर थी। लेकिन अब लिनलिंग हमेशा उसकी आत्मा की शक्ति को बहाल करने के लिए आध्यात्मिक दवाओं की खोज में उसकी मदद करने पर ध्यान दे रही है। उसकी ताकत अलौकिक शक्ति क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच गई है। ठीक है, एक दूसरे की चापलूसी करना बंद करो। मैं इस बार तुम्हें एक अवसर देने के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम आगामी अल्केमिस्ट सम्मेलन में एक अच्छी रैंकिंग के लिए प्रयास कर सकोगे। ये सबसे अच्छा होगा यदि तुम एक ही झटके में महान चू राजवंश की तियांजियाओ सूची के शीर्ष पर पहुंच सको और मेरे लिन परिवार की प्रतिष्ठा को फैला सको। जैसे ही उन्होंने बात की, अथर्व ने एक नोटबुक निकाली जिसमें एक शीर्ष स्तरीय चौथी कक्षा के कीमियागर के जीवन के अनुभव थे। हाँ, लिंग ए निश्चित रूप से पुराने पूर्वजों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। बिना किसी हिचकिचाहट के लिनलिंग सहमत हो गया। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसे उसकी वर्तमान स्थिति और संस्कार किसने दिए हैं।
ये कहा जा सकता है कि उसके पूर्वज के बिना उसे अपनी वर्तमान महिमा नहीं मिलती। परिवार ने उसे प्रशिक्षित करने के लिए बहुत सारे संसाधन खर्च किए। अब उसके लिए परिवार को सम्मान दिलाना और महान चू प्रतिभाओं की सूची में शामिल होना स्वाभाविक है। ठीक है, आप कड़ी मेहनत करें और जब महान चू राजवंश की मियागर सम्मेलन शुरू होगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको वहां भेजूंगा। ऐसा कहने के बाद अथर्व पलटा और वहीं गायब हो गया। अपने हाथों में अनुभव नोट्स को देखते हुए लिनलिंग और काओ जिया एक दूसरे को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। ज्यादा कुछ कहे बिना लिनलिंग ने अपना दिमाग उसमें डुबो दिया और उसे समझना शुरू कर दिया। एक पल में ही विभिन्न कीमिया अनुभवों, तकनीकों, सावधानियों आदि से संबंधित सूचनाओं की बाढ़ लगातार उसके दिमाग में आने लगी। काओ जिया के प्रशिक्षण के तहत लिनलिंग, जिसने पहले से ही एक बहुत ही ठोस नींव रखी थी, एक सूखे स्पंज की तरह था। उसने लगातार अनुभव को अवशोषित करना शुरू कर दिया और इसे अपने विकास के लिए पोषण में बदल दिया। मुझे नहीं पता कि लिनलिंग को अपनी समझ से जागने में कितना समय लगा। इससे पहले कि काओ जिया कुछ कह पाता, लिनलिंग एक कीमिया भट्टी के पास चला गया और भट्टी में लौ के आकार को नियंत्रित करने के लिए अपने शरीर में ऊर्जा और रक्त का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने अपनी भंडारण अंगूठी से तीसरे दर्जे के अमृत के कुछ हिस्से निकाले, उन्हें कीमिया भट्टी में फेंक दिया और उन्हें परिष्कृत करना शुरू कर दिया। यह एक उच्च कोटि की तीसरी श्रेणी की अमृत औषधि है, रक्त पोषण करने वाली और अस्थि मज्जा बढ़ाने वाली गोली। 7वीं कक्षा के कीमियागर के रूप में काओ जिया ये निर्धारित करने में सक्षम था कि लिनलिंग किस प्रकार के अमृत को परिष्कृत करने जा रहा था, जो केवल उस अमृत पर आधारित था जिसे लिनलिंग ने भट्टी में डाला था। एक पल के लिए काओ जिया के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। तुम्हें पता है, रक्त पोषण और अस्थि मज्जा पुनर्जनन गोली शीर्ष स्तर की तीसरी श्रेणी की गोलियों में से परिष्कृत करने के लिए सबसे कठिन गोलियों में से एक है। शीर्ष स्तर की तीसरी श्रेणी की कीमियागर बनने के बाद ही उसने इस तरह की गोली को परिष्कृत करने की कोशिश शुरू की। बेशक इस दवा को परिष्कृत करना कठिन है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। यह एक मज्जा सफाई क्षेत्र योद्धा के साधना स्तर को दूसरे से चौथे स्तर तक सुधार सकता है, और यह एक रक्त विनिमय क्षेत्र योद्धा के साधना स्तर को 1 से 2 स्तरों तक सुधार सकता है। विशिष्ट राशि पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करती है। लिन परिवार की खुफिया जानकारी के अनुसार महान चू राजवंश में 30 वर्ष से कम आयु के कीमियागरों में सबसे मजबूत केवल एक उच्च स्तरीय तीसरी श्रेणी का व्यक्ति है। जब तक लिंजर पौष्टिक रक्त और पुनर्जीवित मज्जा गोली को परिष्कृत कर सकता है, भले ही वे लोग कुछ छिपा रहे हों, यह इस कीमियागर सम्मेलन में शीर्ष 3 या यहां तक कि पहला स्थान लेने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि यदि आप फार्मासिस्ट होने के आशीर्वाद के साथ भी महान चू तियांजी और रैंकिंग में रहना चाहते हैं, तो यह आपके वर्तमान साधना स्तर के साथ अभी भी थोड़ा मुश्किल है। ये सोचकर काओ जिया अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। ग्रेट चू प्रोडिजी सूची में 30 वर्ष से कम आयु के अभ्यासियों को भी शामिल किया गया है। झेनवू दुनिया में प्रतिभाओं की कभी कमी नहीं रही है। भले ही महान चू राजवंश में प्रतिभाओं की योग्यता और पृष्ठभूमि लिनलिंग जितनी अच्छी नहीं है, वे आखिरकार लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं और वे एक ही समय में अन्य सहायक व्यवसायों का अभ्यास नहीं करते हैं। वे अपनी ताकत को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भले ही वह सूची में प्रदर्शित जानकारी के अनुसार महान चू राजवंश के प्रतिभाशाली लोगों की सूची में अंतिम स्थान पर हो, ऐसे भी लोग हैं जो मज्जा शोधन क्षेत्र के 7वें स्तर या उससे ऊपर पहुंच चुके हैं। ये लिनलिंग के मज्जा शुद्धि क्षेत्र के प्रथम स्तर के वर्तमान साधना स्तर से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तीसरे दर्जे के कीमियागर की पहचान के साथ भी वह उस प्रतिभा को दबाने में सक्षम था जिसे लिनलिंग 3 स्तरों से चुनौती देने जा रहा था, और उसके पास मज्जा सफाई क्षेत्र के चौथे स्तर का साधना आधार था। भले ही उसकी युद्ध शक्ति एक साधारण 7वें स्तर के मज्जा सफाई क्षेत्र साधक जितनी अच्छी न हो, फिर भी उसकी तुलना शीर्ष 6 स्तरों से की जा सकती थी, और वह लिनलिंग की वर्तमान युद्ध शक्ति से बहुत अलग नहीं था। और यह वह मामला है जब ग्रेट चू प्रोडिजी लिस्ट में शामिल प्रतिभाशाली लोग छिप नहीं रहे हैं। देखो, अगर लिंगर इस बार रक्त पोषण और मज्जा वृद्धि की गोली को परिष्कृत करने में विफल रहती है, तो मैं खुद उसके लिए एक परिष्कृत करूंगा। जब तक वह अपनी साधना में सुधार कर सकती है, उसके लिए महान चू तियांजियाओ रैंकिंग में आना मुश्किल नहीं होना चाहिए। ये सोचकर काओ जिया का दिल अचानक शांत हो गया। समय उड़ता गया और जल्द ही 2 महीने बीत गए। आधे महीने पहले से काफी समय से शांत चल रहा दयान शहर फिर से उबलने लगा है। वजह साफ है, महान चू राजवंश द्वारा आयोजित त्रिवार्षिक कीमियागर सम्मेलन जल्द ही आने वाला है। हर बार जब ये समय आता था, तो महान चू राजवंश के लगभग सभी लोग इस आगामी घटना के बारे में गर्मागर्म चर्चा करने लगते थे। चैंपियनशिप जीतने के लिए पसंदीदा डार्क हॉर्स इस अल्केमिस्ट सम्मेलन प्रतियोगिता में किस तरह का अमृत परिष्कृत किया जाएगा आदि अल्केमिस्ट सम्मेलन से संबंधित कुछ भी उनकी चर्चा में शामिल है। मूल रूप से इस तरह की घटना का दयान शहर जैसे छोटे शहर से लगभग कोई लेना देना नहीं था।
हालांकि शहर में कुछ लोग इस पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन यह निश्चित रूप से इतनी सनसनी पैदा नहीं करेगा। हालांकि दयान शहर में हर कोई जानता था कि लिन परिवार में एक प्रतिभाशाली कीमियागर था। इसके अलावा वह तीसरे दर्जे के उच्च स्तर का प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अल्केमिस्ट सम्मेलन आखिरकार यहाँ है। इस बार हमारे महान यान शहर के प्रभारी लिन परिवार और यहाँ कीमियागर प्रतिभाशाली लिन लिंग के साथ हमें निश्चित रूप से एक अच्छी रैंकिंग मिलेगी। बेशक लिन लिंग एक तीसरी श्रेणी की उच्च स्तरीय कीमियागर है। वह शाही राजधानी में यून परिवार की प्रतिभाशाली युनली और डैन संप्रदाय के प्रतिभाशाली डैनचेन और याओकून के समान स्तर की है। बहुत संभावना है कि वह चैंपियनशिप भी जीत लेगी। ये सही है, ये सही है। इस बार हमारा महान यान शहर महान चू राजवंश में पूरी तरह से प्रसिद्ध हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि दयान शहर भविष्य में और बेहतर विकसित होगा। उद्धरण चिन्ह। दयान शहर में रहने वाले अनगिनत लोगों ने लिन परिवार की ओर देखा और लिन लिंग के भयानक कीमिया कौशल के बारे में सोचा और उनके चेहरों पर गहरा गर्व दिखा। मुझे दयान शहर का मूल निवासी होने पर गर्व महसूस होता है। 73 स्थानांतरण। उसी समय डेनजोंग महान चू राजवंश में अग्रणी कीमिया संप्रदाय के रूप में डेनजोंग ने पूरे राजवंश के अमृत संसाधनों के 30% को नियंत्रित किया और अनगिनत प्रतिभाओं को अपने पास आकर सीखने के लिए आकर्षित किया। इस पीढ़ी में दानचेन और याओकूंग दान संप्रदाय में सबसे उत्कृष्ट हैं। न केवल उनकी साधना मज्जा सफाई क्षेत्र के 8वें स्तर तक पहुंच गई है, बल्कि उनकी कीमिया कौशल भी पूर्णता के स्तर तक पहुंच गई है। 1 साल पहले ही वे तीसरे दर्जे के उन्नत कीमियागर के स्तर तक पहुंच गए थे। ये कीमियागर सम्मेलन हमारे दान संप्रदाय की प्रतिष्ठा से संबंधित है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम प्रथम स्थान जीत सकोगी? एक बड़े हॉल में दान संप्रदाय का नेता अपने सामने खड़ी लड़की को गौर से देख रहा था, जिसने सफ़ेद रंग का कीमियागर का लबादा पहना हुआ था। महान चू राजवंश में नंबर 1 कीमिया शक्ति के रूप में एक साधारण कीमियागर सम्मेलन में प्रथम स्थान जीतना कोई बड़ी बात नहीं है और इससे अन्य ताकतों का ध्यान भी आकर्षित नहीं होगा। लेकिन अगर वे इस अल्केमिस्ट सम्मेलन में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते हैं तो अन्य ताकतें भी आश्वस्त हो जाएंगी। न केवल दान संप्रदाय की प्रतिष्ठा उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी, बल्कि दान संप्रदाय में शामिल होने वाले शिष्यों की गुणवत्ता भी पहले की तुलना में बहुत अधिक हो जाएगी। यदि ऐसा नहीं किया गया तो न केवल प्रतिष्ठा का नुकसान होगा, बल्कि डेनजोंग के भविष्य पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। चिंता मत करो गुरुजी, मैं 1 महीने पहले ही शीर्ष स्तर के तीसरे दर्जे के कीमियागर के स्तर तक पहुंच गया हूं। मैं इस कीमियागर सम्मेलन की चैंपियनशिप जरूर जीतूंगा। डैनचेन आत्मविश्वास से भरा हुआ है। याद रखना कि लापरवाही मत करना। शाही राजधानी में यून परिवार से यूनली एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसकी कीमियागिरी की प्रतिभा किसी उच्च स्तरीय आध्यात्मिक शरीर के बराबर है। वह तुमसे कमतर नहीं है। वह शायद इस अवधि के दौरान शीर्ष स्तरीय तीसरी श्रेणी के कीमियागर के स्तर तक पहुंच गया है। दयान शहर में लिन परिवार से लिन लिंग भी है। मास्टर को संदेह था कि उसके पास ट्रेजर बॉडी स्तर पर कीमिया के लिए प्रतिभा थी। वह कई महीने पहले ही तीसरी कक्षा के उन्नत कीमियागर के स्तर तक पहुंच गई थी। अब मुझे लगता है कि अगर वह केवल 17 साल की नहीं होती तो उसके लिए इस कीमियागर सम्मेलन की चैंपियनशिप जीतना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। दान संप्रदाय के नेता ने धीमी सांस ली। यदि ये तथ्य न होता कि लिन परिवार के पूर्वज द्वारा प्रदर्शित शक्ति बहुत भयानक थी, तो वह लिन लिंग जैसे कीमिया प्रतिभा को किसी भी कीमत पर कीमिया संप्रदाय में शामिल कर लेता। खजाना शरीर स्तर पर कीमिया में अपनी प्रतिभा के साथ जब तक वह जीवित रहता है, वह निश्चित रूप से भविष्य में अपने कीमिया संप्रदाय को एक उच्च स्तर तक ले जाएगा और यहां तक कि एक कीमिया संप्रदाय भी बन सकता है जो महान चू राजवंश के प्रतिद्वंद्वी या उससे भी आगे निकल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश दुनिया में इतनी सारी यदि वाली बातें नहीं हैं। मास्टर, चिंता मत करो। जैसा कि आपने कहा, वह बहुत छोटी है। भले ही लिन परिवार की प्रतिभा में कीमती शारीरिक स्तर की कीमिया प्रतिभा हो या न हो, वह निश्चित रूप से इस कीमियागर सम्मेलन में चैंपियनशिप नहीं जीत पाएगी। डैनचेन को अभी भी अपने आप पर पूरा भरोसा है। आखिरकार वह डेनजोंग में पली बड़ी थी। डेनजोंग की विरासत उसे विरासत में मिली थी और उसे 5वीं रैंक के कीमियागर से व्यक्तिगत शिक्षा मिली थी। उसे बस यह विश्वास नहीं था कि वह एक जंगली प्रतिभा से तुलना नहीं कर सकती जो आधे रास्ते से ऊपर उठ गई। दान संप्रदाय के नेता ने इस विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहा। वास्तव में उन्हें विश्वास नहीं था कि जिस शिष्य को उन्होंने अपने सभी प्रयासों से प्रशिक्षित किया था, वह लिन लिंग से कमतर होगा, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और लिन परिवार जैसे छोटे परिवार से आया था। लिन परिवार के पूर्वज मजबूत हैं, लेकिन लिन परिवार की नींव उथली है। मुझे विश्वास नहीं है कि लिन परिवार की युवा पीढ़ी उसके जितनी बुरी है। दूसरी ओर शाही राजधानी में यून परिवार
महान चू राजवंश में नंबर 1 कीमिया परिवार और दान संप्रदाय के बाद दूसरी सबसे शक्तिशाली कीमिया शक्ति के रूप में यू परिवार को महान चू राजवंश में कीमिया बाजार के 20% से अधिक पर कब्जा करने के लिए कहा जा सकता है। उनकी शक्ति बहुत बड़ी है और इसे कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। युन परिवार के नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में युनली न केवल मज्जा सफाई क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया, बल्कि उसकी कीमिया कौशल भी तीसरी कक्षा के शीर्ष स्तर तक पहुंच गया। राजधानी में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। युनली, इस अल्केमिस्ट सम्मेलन में कई प्रतिद्वंद्वी हैं। दान संप्रदाय से डैन चेन, याओकुंग और लिन परिवार से लिन लिंग सभी आपके मजबूत प्रतिद्वंद्वी हैं। क्या आप आश्वस्त हैं? इस अल्केमिस्ट सम्मेलन में मेरा एकमात्र प्रतिद्वंद्वी डैन चेन है। युनली ने डैन जोंग की ओर देखा, उसकी आंखें लड़ाई की भावना से भरी हुई थीं। उसे लिन लिंग की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी जो दयान शहर में था। अगर अल्केमिस्ट सम्मेलन अगले 1 या 2 साल में शुरू नहीं होता तो भी वह चिंतित हो सकता था, लेकिन अब उसने उससे 10 साल से ज़्यादा समय तक अभ्यास किया है। भले ही लिन लिंग को खजाने के शरीर के स्तर पर कीमियागर होने का संदेह हो, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी प्रतिभा बुरी नहीं है ना? आप यून परिवार का गौरव बनने के योग्य हैं। जाओ, इस अल्केमिस्ट सम्मेलन में भाग लो, हमारे यून परिवार की प्रतिष्ठा फैलाओ और अपने विरोधियों का दमन करो। युन परिवार के मुखिया ने जब अपने बेटे के आत्मविश्वास भरे शब्द सुने तो वह खुशी से झूम उठे। यह मेरे पिता हैं। ऐसा कहकर युनली ने युन परिवार को युन परिवार के कई शक्तिशाली सदस्यों के संरक्षण में छोड़ दिया। उसी समय दयान शहर में लिन लिंग, जो 2 महीने से एकांत में था, ने अचानक अपनी आंखें खोलीं। उसके शरीर में एक शक्तिशाली आभा फैल गई। मज्जा सफाई क्षेत्र का 5वां स्तर। अपने शरीर में इस शक्तिशाली बल को महसूस करते हुए लिन लिंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। जब से उसने 4थी कक्षा के शीर्ष कीमियागर द्वारा दिए गए अनुभव नोट्स को स्वीकार किया है, उसके कीमिया कौशल में तेजी से प्रगति हुई है। काओ जिया की शिक्षा द्वारा रखी गई ठोस नींव इस समय काम आई। न केवल उसने रक्त पोषण और अस्थि पुनर्जनन गोली को परिष्कृत किया, बल्कि उसने लिन लिंग के कीमिया के स्तर को तीसरी कक्षा के शीर्ष स्तर तक बढ़ा दिया और वह 4थी कक्षा का कीमियागर बनने से केवल एक कदम दूर था। इस बिंदु पर पहुंचकर वह जानती थी कि एक कीमियागर के रूप में उसके कौशल को कम समय में सुधार नहीं किया जा सकता था। उसने रक्त पोषण करने वाली और अस्थि मज्जा को पुनर्जीवित करने वाली गोली ली, जो उसने स्वयं बनाई थी, और गुप्त कमरे में एकांत में चला गया। लिन लिन इस गोली के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए काफ़ी भाग्यशाली था और मज्जा सफाई क्षेत्र के पहले स्तर से मज्जा सफाई क्षेत्र के 5वें स्तर तक आगे बढ़ने में सक्षम था। युद्ध शक्ति के संदर्भ में एक साधारण 9वें स्तर का मज्जा शोधन क्षेत्र साधक भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अल्केमिस्ट सम्मेलन शुरू होने वाला है, चलो चलें। इस समय अथर्व का आंकड़ा अचानक लिन लिंग और काओ जिया के सामने प्रकट हुआ। मैंने देखा कि उसने सिर हिलाया। उसने बहुत ज्यादा बकवास नहीं की। काओ जिया को जैद तावीज़ में प्रवेश करने का संकेत देने के बाद उसने लिन लिंग को लपेटने के लिए अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। फिर उसके दिमाग में एक विचार के साथ एक जबरदस्त तलवार ने उसके सामने शून्य को भेद दिया और उसमें डूब गया। शून्य टेलीपोर्टेशन। सिस्कारी अथर्व द्वारा इस्तेमाल की गई विधियों को महसूस करते हुए काओ जिया, जो जैद ताबीज में था, अपनी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका और अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ अथर्व को देखा। आपको ये जानना चाहिए कि यदि आप जैनवु विश्व में शून्य को तोड़ना चाहते हैं तो आपके पास सच्चे आत्मिक क्षेत्र के राजा की युद्ध शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा शून्यता को थोड़ा भी हिला पाना असंभव होगा। और अथर्व ने जो आभा बिखेरी थी उससे उसने स्पष्ट रूप से उसके साधना स्तर को महसूस किया, जो कि अलौकिक शक्ति क्षेत्र का केवल 5वां स्तर था। मैंने शुरू में सोचा था कि आपकी तुलना केवल डोंगटियन महाद्वीप के अद्वितीय प्रतिभाशाली लोगों से की जा सकती है। अब ऐसा लगता है कि मैंने अभी भी आपको कम आंका था। अथर्व पर गहरी नज़र डालने के बाद काओ जिया डोंगटियन महाद्वीप में अद्वितीय दुष्टों की इस पीढ़ी के लिए अपने दिल में शोक करने से खुद को रोक नहीं सका। तुम्हें पता है, भले ही वह डोंगटियन महाद्वीप की प्रतिभा सूची में पहले स्थान पर रहने वाला अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति हो, जब किसी व्यक्ति के पास सच्चे आत्मिक क्षेत्र में राजा की युद्ध शक्ति होती है तो उसकी साधना दिव्य शक्ति क्षेत्र में कम से कम 7वें स्तर पर होनी चाहिए। एक अलौकिक शक्ति क्षेत्र के 5वें स्तर पर है और दूसरा अलौकिक शक्ति क्षेत्र के 7वें स्तर पर है। यहाँ तक कि साधारण चिकित्सकों के लिए भी उत्तरार्ध आसानी से पूर्व को कुचल सकता है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह एक सच्ची अद्वितीय प्रतिभा है। दोनों के बीच का अंतर सचमुच बहुत बड़ा है। 74 सबसे शक्तिशाली को झटका प्रतियोगिता शुरू हुई। जैसे ही काओ जिया के विचार उमड़ रहे थे, हालांकि केवल कुछ दर्जन सांसों में अथर्व ने हजारों मील के पहाड़ों और नदियों को पार किया और लिन लिंग को महान चू राजवंश की राजधानी के बाहर ले आया। किसी को परेशान किए बिना उसने एक सुनसान जगह ढूंढी और वहां उतर गया। फिर उसने एक कदम बढ़ाया और कई 100 फीट की दूरी तय की,
मानो दूरी को 1 इंच में सिकोड़ दिया हो, और धीरे धीरे शाही राजधानी के मुख्य द्वार की दिशा में चला गया। उसी समय शाही राजधानी के एक विशाल चौक में यहाँ 10 लाख से अधिक लोग एकत्र हुए हैं, और विभिन्न सेनाओं के शक्तिशाली पुरुषों ने अपनी शक्तिशाली ताकत पर भरोसा करते हुए अपनी सीटों को हवा में लटका दिया है, और असंख्य लोगों की ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच सभी जीवित प्राणियों को देख रहे हैं। इन लटकी हुई सीटों के बीच 100 मीटर की परिधि वाला एक महल है जो कई ताकतों के ऊपर तैरता है। ये दाचू के शाही परिवार की देखने की सीट है। लंबे समय से प्रतीक्षित अल्केमिस्ट सम्मेलन अंततः शुरू होने वाला है। इस बार ताज कौन जीतेगा? कहने की जरूरत नहीं है, ये डेनजोंग की फेरी डेनचेन है। वह 1 साल पहले तीसरी कक्षा की उच्च स्तरीय कीमियागर के स्तर तक पहुंच गई थी। टस्क, मेरी राजधानी में युन परिवार के युवा मास्टर युन ली भी बुरे नहीं हैं, क्या वह भी 1 साल पहले इस स्थिति में नहीं पहुंचे थे? क्या दयान शहर के लिन परिवार से लिन लिंग के बारे में कोई भी ऐसा नहीं है जो उच्च विचार रखता हो। मैंने सुना है कि वह तीसरी श्रेणी के उन्नत कीमियागर के स्तर तक भी पहुंच गई है। चलो, अगर यह प्रतिभा की प्रतियोगिता है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि लिन लिंग अपनी उम्र में प्रथम स्थान प्राप्त कर सकती है, लेकिन ये कीमियागर सम्मेलन कीमिया कौशल की प्रतियोगिता है। वह एक नवप्रवेशित तीसरी कक्षा की उन्नत कीमियागर युनली, डैन चेन, याओ कुंद और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकती है जो 1 साल से इस क्षेत्र में डूबे हुए हैं? वास्तव में उद्धरण चिन्ह चौक में प्रतियोगिता मंच पर रखी गई हजारों की संख्या में कीमिया भर्तियों को देखकर अनगिनत लोग उत्साह से बातें कर रहे थे और इस बात पर गर्मागर्म चर्चा कर रहे थे कि चैंपियनशिप कौन जीतेगा। हालांकि किसी ने लिन लिंग का नाम लिया था, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी डैन चेन और युन ली के बारे में आशावादी हैं, जो 2 कीमिया प्रतिभाएं हैं जो कई वर्षों से प्रसिद्ध हैं। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं है। डैन चेन और युन ली दोनों की प्रतिभा की प्रतिष्ठा लोगों के दिलों में गहराई से बसी हुई है। इसके अलावा लिन लिंग की उम्र और उसे तीसरी श्रेणी के उच्च स्तरीय कीमियागर बनने में लगने वाला समय दूसरों को यह महसूस कराता है कि वह उपरोक्त 2 प्रतिभाओं से थोड़ी कमतर है। क्या लिन परिवार अभी तक नहीं आया? जबकि अनगिनत लोग इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, ये देखकर कि कीमियागर सम्मेलन शुरू होने वाला था और लिन लिंग का कोई संकेत नहीं था, राजा चू मदद नहीं कर सका लेकिन भौहें चढ़ा लीं। ये कीमियागर सम्मेलन असाधारण था। महान चू राजवंश ने न केवल सम्मेलन के लिए पुरस्कार के रूप में कई खजाने की पेशकश की, महान चू राजवंश के कीमियागर एसोसिएशन ने भी बड़ी संख्या में खजाने का योगदान दिया। लिन लिंग के तीसरे दर्जे के उन्नत कीमियागर के स्तर के साथ जब तक वह सामान्य रूप से प्रदर्शन करता है, वह कम से कम शीर्ष 5 में एक अच्छी रैंकिंग प्राप्त कर सकता है। उसे मिलने वाले पुरस्कार पहले से ही तियानिक्सिन काउंटी किंग्स फैमिली जैसे 1000 साल पुराने परिवार की पूरी नींव के बराबर हैं। उसके न आने और भाग न लेने का कोई कारण नहीं है ना? क्या कुछ अप्रत्याशित हुआ? ये सोचते ही चू के राजा का चेहरा बदल गया। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि महान चू राजवंश में कोई भी लिन परिवार के साथ खिलवाड़ करने और उसके शाही परिवार की महिमा को चुनौती देने की हिम्मत करेगा, लेकिन उसे डर था कि दुश्मन देश द्वारा गुप्त रूप से तैयार की गई ताकतें महान चू राजवंश में अराजकता पैदा करने और लिन लिंग को निशाना बनाने का अवसर लेंगी। इसके बारे में सोचो, कुछ समय पहले ली परिवार लिन लिंग को निशाना बनाना चाहता था, इसलिए उन्होंने वांग परिवार को मदद के लिए आमंत्रित किया, जिससे अथर्व क्रोधित हो गया। न केवल ली परिवार एक ही झटके में उजड़ गया, बल्कि दूर तियानिक्सिन काउंटी में स्थित वांग परिवार भी बच नहीं सका। ये देखा जा सकता है कि अथर्व हत्या में निर्णायक है। अगर लिन लिंग को कुछ हो गया तो क्या होगा? अगर हम हत्यारे को अच्छी तरह से जान ले तो अच्छा रहेगा। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि पूरा चू राजवंश उलट-पुलट हो जाएगा। यहाँ आओ, रॉयल गार्ड्स को भेजो। इससे पहले कि चू राजा अपनी बात पूरी कर पाता, एक तीखी आवाज ने अचानक उसे रोक दिया। दयान सिटी का लिन परिवार आ गया है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, चौक, जो पहले लोगों से भरा हुआ था, अचानक शांत हो गया। स्विश स्विश स्विश, अनगिनत लोगों ने अपना सिर घुमाया और चौक के प्रवेश द्वार की ओर देखा। उन्होंने देखा कि सफ़ेद वस्त्र पहने एक सुंदर युवक, लगभग 17 वर्ष की एक सुंदर लड़की को गोद में उठाए कदम दर कदम उनकी ओर आ रहा है। घटनास्थल की स्थिति देखकर अथर्व ने अपनी भौहें उठाईं। ज्यादा कुछ कहे बिना उसने लिन लिंग को लिया और हवा में ऐसे चला जैसे कि सपाट जमीन पर चल रहा हो, और महान चू राजवंश की सीट के किनारे आया और फिर धीरे से उसके सामने शून्य की ओर इशारा किया। अचानक स्वर्ग और पृथ्वी की अतुलनीय रूप से समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा और ताओ की लय सफ़ेद जेड की तरह एक विशाल सिंहासन में विकसित हुई, जो सूर्य के नीचे बहुत भव्य और रंगीन दिखाई दे रहा था। लिन परिवार, लिन चेन, आप साथी ताओवादियों से मिलकर खुशी हुई। लिन चेन, जो न जाने कब से सिंहासन के नीचे खड़ा था, ने पहले चू के राजा को सिर हिलाया, फिर हवा में तैरती कई ताकतों पर नजर डाली, झुककर कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, घटनास्थल का शांतिपूर्ण माहौल तुरंत टूट गया।
अथर्व के इस कदम से स्तब्ध कई शक्तिशाली लोग अनायास ही खड़े हो गए और झुककर जवाब दिया, हम साथी दाववादी लिन से मिले हैं। केवल वे ही नहीं, उच्च पदस्थ 5वीं श्रेणी की सेना के उन शक्तिशाली लोगों ने भी ये देखकर अहंकार करने की हिम्मत नहीं की, और उन सभी ने अपने अपने परिवारों की पोल खोल दी। झाओ परिवार, झाओ वूजी, साथी दाववादी अथर्व से मिलकर खुशी हुई। यूनिवे संप्रदाय के गुरु युएबाई साथी ताओवादी अथर्व का अभिवादन करते हैं। उद्धरण चिन्ह। महान चू राजवंश के छठे रैंक से ऊपर की सेनाओं के सभी शक्तिशाली लोग खड़े हो गए और जवाब में अथर्व को प्रणाम किया। यह अत्यंत शानदार दृश्य वहां उपस्थित अनेक लोगों तथा यहां तक कि महान चू राजवंश से बाहर के अनेक लोगों के लिए इतना चौंकाने वाला था कि उनके हृदय में एक अवर्णनीय भावना कौंध गई। गर्व की तरह, ईर्ष्या की तरह, अपेक्षा की तरह। एक सच्चा मनुष्य तो स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में पैदा होता है, वह कैसे लंबे समय तक उदास और दूसरों से हीन रह सकता है। जीवन ऐसा ही होना चाहिए। क्या यह महान लिन परिवार का पूर्वज है? मैं तो उसमें जरा सा भी ऊर्जा उतार चढ़ाव महसूस नहीं कर सकता। वह किस लोक में पहुंच गया है? उनका नाम सुनने से बेहतर है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा जाए। लिन परिवार के पूर्वज वास्तव में शक्तिशाली हैं। अपने हाथ की एक लहर से वह अनंत आध्यात्मिक ऊर्जा और ताओ की लय का उपयोग करके एक निलंबित सिंहासन बना सकता है, और यह हमारी शक्ति से प्रभावित नहीं होता है। मैं इसे नियंत्रित करने में उससे उतना अच्छा नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह। न केवल नीचे के लोग, बल्कि छठी रैंक से ऊपर के मजबूत लोग भी, जब उन्होंने अथर्व का आंकड़ा देखा तो उनके दिलों में बड़ी लहरें उठीं। उनमें से अधिकांश ने केवल अथर्व की प्रतिष्ठा और उपलब्धियों के बारे में सुना था, लेकिन उसे कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। लेकिन जब वे आज उनसे मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अभी भी उन्हें कम आंका था। इस विशाल और अथाह आभा के साथ, मुझे डर है कि यहाँ मौजूद कई शक्तिशाली लोगों में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे साथी ताओवादी, आप बहुत विनम्र हैं। इस सम्मेलन के नायक यहाँ उपस्थित युवा लोग हैं। हम उनके मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हा, आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है। उद्धरण चिन्ह। मैं घोषणा करता हूँ कि यह अल्केमिस्ट सम्मेलन आधिकारिक रूप से शुरू हो गया है। कुछ अभिवादन के बाद, चू राजा की घोषणा के साथ महान चू राजवंश की 9999वीं कीमियागर प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। चैप्टर 75, प्रतिभाशाली लोग हमेशा अलग होते हैं। महान चू राजवंश कीमियागर सम्मेलन के नियमों के अनुसार, पहला राउंड प्रारंभिक राउंड है और तीसरी कक्षा या उससे ऊपर के कीमियागरों को छोड़कर सभी को प्रतिस्पर्धा के लिए मंच पर जाना होगा। न तो प्रतियोगियों और न ही वहां मौजूद दर्शकों को इस पर कोई आपत्ति थी। आखिरकार, तीसरी श्रेणी के कीमियागर का स्तर उनकी ताकत साबित करने के लिए पर्याप्त है, जो कि दूसरी श्रेणी के कीमियागर की पहुंच से बहुत दूर है। बूम बूम बूम। जैसे ही कीमियागर सम्मेलन का पहला मैच शुरू हुआ, चौक के केंद्र में 4 मंजिला पिरामिड के आकार के अखाड़े में, पहली और दूसरी मंजिल पर, सभी दिशाओं में फैले हजारों कीमियागर मौजूद थे, जो शक्तिशाली क्यूई और रक्त बलों के साथ फूट रहे थे, जो कीमिया भट्टियों की लपटों को पोषित करने के लिए ईंधन में बदल गए। हजारों अग्नियां जल रही हैं और अमृत की सुगंध हर जगह फैल रही है। ऐसा कुछ हर अल्केमिस्ट कॉन्फ्रेंस में होता है। हालांकि कुछ लोगों ने इस दृश्य को एक से ज्यादा बार देखा है, लेकिन वे आश्चर्य से खुद को रोक नहीं पाए। आइए मिस्टर हुआंग, आप सबसे अच्छे हैं। दंडन, चलो, तुम्हें अगले दौर में आगे बढ़ना होगा। उन प्रतिभावान लोगों के बिना जो तीसरी श्रेणी के कीमियागर के स्तर तक पहुंच गए हैं, मेरा बेटा ली हुआ निश्चित रूप से शीर्ष पर आएगा। उद्धरण चिन्ह। घटनास्थल पर माहौल धीरे धीरे शोरगुल में बदल गया। यहाँ तक कि छठी और 5वीं श्रेणी के शक्तिशाली लोग भी, जो हवा में ऊंचे स्थान पर तैर रहे थे, अपनी निगाहें घुमाने से खुद को नहीं रोक पाए। वे अपने शिष्यों की स्थिति के बारे में चिंतित थे और यह भी देखना चाहते थे कि क्या कोई ऐसी प्रतिभा है जिसे वे अपने संप्रदाय में भर्ती कर सकें या अपने परिवारों में पुजारी के रूप में नियुक्त कर सकें। ये कहा जा सकता है कि इन ताकतों के अल्केमिस्ट सम्मेलन में इतनी सक्रियता से भाग लेने का एक बड़ा कारण यही है। भीड़ के उत्साह के बीच 3 दिन पलक झपकते ही बीत गए। हजारों द्वितीय श्रेणी के कीमियागरों के बीच प्रारंभिक प्रतियोगिता के 4 दौर के बाद, अंततः 100 द्वितीय श्रेणी के कीमियागरों को अगले दौर में आगे बढ़ने के लिए चुना गया। कृपया हमारे तीसरे रैंक के कीमियागर को प्रतियोगिता में भाग लेने और शीर्ष 100 का निर्धारण करने के लिए प्रतियोगिता क्षेत्र के तीसरे स्तर पर कदम रखने के लिए आमंत्रित करें। अल्केमिस्ट एसोसिएशन के 5वें दर्जे के एक अल्केमिस्ट मंच के ऊपर आए और ऊंची आवाज में घोषणा की। अचानक, शून्य में लटकी सीटों से कई रंग बिरंगी ऊर्जा श्रृंखलाएं लंबे पुलों में परिवर्तित हो गईं, जो अखाड़े की तीसरी मंजिल तक ले गईं। चांद के समान सफ़ेद रंग के कीमियागर वस्त्र पहने हुए दर्जनों युवक, जिन पर 3 सफ़ेद गोलियों के डिज़ाइन बने हुए थे, अपनी सीटों से उठकर लंबे पुल पर उतरे और कदम दर कदम अखाड़े की तीसरी मंजिल की ओर बढ़े। लिन कोई अपवाद नहीं है।
विभिन्न प्रमुख ताकतों से आए इन प्रतिभाशाली लोगों के अलावा लोगों के बीच भी कई प्रतिभाशाली लोग बिखरे हुए थे जिनके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं थी। अपने परिवार के बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ वे केवल ईर्ष्या और जलन के साथ अपने साथियों की आकृतियों को आकाश में चलते हुए, भारी कदम उठाते हुए और कदम से कदम मिलाकर अखाड़े की ओर बढ़ते हुए देख सकते थे। मेरी कीमियागिरी की प्रतिभा के कारण आज के बाद मुझे उन प्रतिभाशाली लोगों की तरह विशेष व्यवहार का आनंद लेने में सक्षम होना चाहिए, है ना? अपने दिल में सोचते हुए ये युवक जितना आगे बढ़ते गए उतनी ही उनकी आंखों की रोशनी टिमटिमाती गई और उनके दिलों में महत्वाकांक्षा नामक किसी चीज का निशान फैलता गया। ठीक है, अब जब सभी लोग यहाँ आ गए हैं तो प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। ये देखकर कि बहुत से कीमियागर आ गए हैं, 5वें दर्जे के कीमियागर जो कीमियागर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे ने तुरंत ऊंची आवाज में घोषणा की। पफ पफ पफ, उनकी भट्टियों से ऐसी रोशनियां निकल रही थीं जो पिछली 10 भट्टियों की लपटों से भी अधिक चमकदार थीं। तड़तड़ाहट तड़तड़ाहट, जब अमृत अग्नि से मिले तो उनके विस्फोट से उत्पन्न कर्कश ध्वनि स्वर्ग और पृथ्वी तक गूंज उठी। मंच पर उपस्थित कीमियागरों ने अपने पास रखे अमृतों को भट्टी में फेंका तथा उन्हें परिष्कृत करके औषधीय द्रव के कुंडों का रूप दिया जो भट्टी के एक ओर तैर रहे थे। उपस्थित 100 से ज्यादा कीमियागरों में से ज्यादातर दूसरे दर्जे के कीमियागर थे। यहाँ तक कि दर्जनों तीसरी श्रेणी के कीमियागर भी ज्यादातर तीसरी श्रेणी के शुरुआती चरण में थे। 20 से ज्यादा इंटरमीडिएट तीसरी श्रेणी के कीमियागर नहीं थे और सिर्फ मुट्ठी भर उन्नत तीसरी श्रेणी के कीमियागर थे। इसलिए इस प्रतियोगिता के लिए जिस गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकता है वह तीसरी श्रेणी की गोली है। इसकी कठिनाई सरलतम तृतीय श्रेणी के अमृत से थोड़ी ही अधिक है। भाई लिन, आपको क्या लगता है कि उनमें से कौन सबसे पहले रक्त विनिमय की गोली को परिष्कृत कर सकता है? इस समय बगल में चू के राजा ने अचानक अथर्व से पूछा। भाई चू, इसे पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे भी मेरे लिन परिवार की प्रतिभा मुझे निराश नहीं करेगी। ओह, अथर्व के आत्मविश्वास भरे शब्दों को सुनकर चू राजा थोड़ा स्तब्ध रह गया और फिर वह उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। वह जानता था कि यह कीमियागर सम्मेलन यून परिवार और दान संप्रदाय के बीच एक प्रतियोगिता थी। वे सभी प्रथम स्थान पाने के लिए दृढ़ हैं। लड़ाई के अंत में उसे पता चला कि चैंपियन न तो उसका प्रतिद्वंद्वी था और न ही वह स्वयं था, बल्कि लिन लिंग था, जिसके बारे में उसने हमेशा सोचा था कि वह युवा है और उसे 1 या 2 साल के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। उसे वह दृश्य केवल सोचकर ही दिलचस्प लगा। ठीक इसी तरह कुछ घंटों बाद जब पहली रक्त विनिमय गोली सफलतापूर्वक बनाई गई तो ये डोमिनोज प्रभाव की तरह था और लोगों ने इस गोली को परिष्कृत करना जारी रखा। लेकिन अधिक प्रतिभागियों ने औषधीय पदार्थों के 3 भाग खाए, लेकिन उन सभी को परिष्कृत करने में असफल रहे। उदास होकर चले गए। कई प्रतियोगियों ने अपनी बनाई हुई गोलियां सौंप दीं। जल्द ही 5वीं कक्षा का कीमियागर जो कीमियागर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा था पुनः मंच पर आया। अब मैं प्रतियोगिता की रैंकिंग की घोषणा करता हूं। प्रथम स्थान पर लिन लिंग को 3 घंटे और 1/4 का समय लगा। गोली की गुणवत्ता शानदार है और इसकी प्रभावकारिता समान स्तर की गोलियों की तुलना में 15% अधिक है। दूसरे स्थान पर डैन चेन को 3 घंटे और 2/4 घंटे लगे। गोली की गुणवत्ता शानदार है और इसकी प्रभावकारिता समान स्तर की गोलियों की तुलना में 10% अधिक है। तीसरे स्थान पर रही यूनली को 3 घंटे और सवा घंटे का समय लगा। गोली की गुणवत्ता शानदार है और इसकी प्रभावकारिता समान स्तर की गोलियों की तुलना में 10% अधिक है। उद्धरण चिन्ह 9वें स्थान पर जिन जिचेंग को 4 घंटे और 1/4 का समय लगा और गोली की गुणवत्ता शीर्ष स्तर की थी। उद्धरण चिन्ह फुफकार प्रथम स्थान लिन लिन 1/4 घंटे पर दवा की प्रभावकारिता अभी भी उसी स्तर की तुलना में 15% अधिक है। जब सभी ने मेजबान द्वारा घोषित समाचार सुना तो उनके मुंह खुले के खुले रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। यद्यपि रक्त विनिमय गोली केवल तीसरी श्रेणी की प्राथमिक गोली है, लेकिन ये तीसरी श्रेणी के उन्नत कीमियागर या उससे ऊपर के स्तर को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर सकती है। लेकिन समान परिस्थितियों में लिन लिन, यूनली, डैन चेन और अन्य की तुलना में अधिक तेजी से अधिक प्रभावकारिता वाले अमृत को परिष्कृत करने में सक्षम था, जो पहले से ही बहुत कुछ स्पष्ट करता है। कम से कम उसकी नींव और प्रतिभा बाद वाले से तुलनीय नहीं है। हे, अब हमारे पास देखने के लिए कुछ दिलचस्प होगा। तीसरी कक्षा के उच्च स्तरीय कीमियागर के रूप में लिन लिंग की गहन पृष्ठभूमि के साथ वह इस प्रतियोगिता की चैंपियनशिप जीतने में सक्षम हो सकता है। हाँ, मैंने शुरू में सोचा था कि लिन लिंग, यह अज्ञात घोड़ा, केवल शीर्ष 5 तक ही पहुंच सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने उसे कम करके आंका था। वह निश्चित रूप से चैंपियनशिप के लिए एक मजबूत दावेदार है। अगली बार देखने लायक कुछ दिलचस्प चीजें होंगी। उद्धरण चिन्ह
कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक वहां मौजूद दर्शक शोर मचाने लगे। हालांकि वे लिन लिंग के प्रदर्शन से बहुत आश्चर्यचकित थे, लेकिन सभी ने पहले ही उसके व्यक्तित्व को एक कीमिया प्रतिभा के रूप में स्वीकार कर लिया था। भले ही उसका प्रदर्शन उनकी कल्पना से थोड़ा अधिक उत्कृष्ट था, फिर भी उन्हें जल्दी से स्वीकार कर लिया गया। 76 धोखा, तुमने निश्चित रूप से धोखा दिया। हालांकि उस समय माहौल गर्मा गया था और असंख्य दर्शकों की भावनाएं जागृत हो गई थीं। लिन चेन, जो चू के राजा के साथ बातचीत कर रहा था, अचानक भौचक्का हो गया। भाग्य की आंख चुपचाप खुल जाती है। नाम किम जी सुंग। आयु 52-29। साधना रक्त विनिमय स्तर 1, कीमियागर स्तर 4 स्तर प्राथमिक। जीवन का अनुभव, महान हान राजवंश के शक्तिशाली लोगों की मदद से महान हान राजवंश द्वारा प्रशिक्षित एक जासूस, उसने अपनी वास्तविक उम्र को छिपाने के लिए गुप्त तरीकों का इस्तेमाल किया। महान चू राजवंश कीमियागर सम्मेलन चैंपियनशिप जीतने और 5वीं कक्षा के अमृत किंगक्सन डैन डैन नुस्खा प्राप्त करने का प्रयास किया। जब उन्होंने 100 राजवंशों के गठबंधन कीमियागर सम्मेलन में महान चू राजवंश का प्रतिनिधित्व किया, तो उन्होंने गायब होने का अवसर लिया, महान चू राजवंश को चौंका दिया और तियानयोंग डैनवांग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक स्थान प्राप्त किया। तस्क जासूस, भाग्य की आंख द्वारा पता लगाई गई जानकारी को देखने के बाद अथर्व को आखिरकार समझ में आ गया कि जब उसने अभी अभी जिन चिचेंग को देखा तो उसे क्यों लगा कि उसकी आभा में कुछ गड़बड़ है। पता चला कि एक गुप्त विधि से उसकी वास्तविक उम्र छिपाई गई थी। लेकिन कोरियाई राजवंश बहुत ही घृणित है। 50 वर्ष से अधिक उम्र का एक व्यक्ति 30 वर्ष से कम उम्र के युवाओं के एक समूह को धमका रहा है। लेकिन ये तियानयोंग दानवांग गुप्त क्षेत्र वास्तव में क्या है? इतने महान राजवंश ने महान चू राजवंश में एक चतुर्थ श्रेणी के कीमियागर को रखने के लिए इतना बड़ा खर्च क्यों किया? ये सोचते हुए अथर्व अपने आप को भाग्य की आंख का उपयोग करने से रोक नहीं सका और जिन जिचेंग के जीवन के अनुभव में वह उत्तर खोजने लगा जो वह चाहता था। पता चला कि यह झेनवू विश्व में था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई योद्धा है, कीमियागर है या शस्त्र परिशोधक है, जब तक वह सच्चे आत्मिक क्षेत्र या छठी श्रेणी के कीमियागर के स्तर तक पहुंच गया है, वह खुद को राजा कह सकता है। लेकिन अगर कोई दुनिया से मान्यता प्राप्त करना चाहता है और एक सच्चा उपाधिधारी राजा बनना चाहता है, तो उसे एक वास्तविक उपाधिधारी राजा होना चाहिए। योद्धाओं को उदाहरण के रूप में लेते हुए उन्हें युद्ध शक्ति के मामले में सच्चे राजा के स्तर तक पहुंचना होगा। ये सही है, क्योंकि सच्चे आत्मा क्षेत्र और निर्वाण क्षेत्र के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, इसलिए बीच में 3 युद्ध शक्ति क्षेत्र प्रभाग स्थापित किए गए हैं। वे हैं सच्चा राजा क्षेत्र, दिव्य राजा क्षेत्र और संत राजा क्षेत्र। ये कहा जा सकता है कि ये 3 युद्ध शक्ति क्षेत्र विशेष रूप से प्रतिभाशाली लोगों के लिए स्थापित किए गए हैं। आखिरकार, हालांकि सच्चे आत्मा क्षेत्र के एक साधारण 9वें स्तर और एक अद्वितीय प्रतिभा के क्षेत्र समान है, बाद वाला लगभग सेकंड में पूर्व को मार सकता है। यदि उन्हें विस्तार से विभाजित नहीं किया जाता है, तो चित्र कल्पना करने के लिए बहुत सुंदर है। एक कीमियागर के लिए, जब तक वह छठी कक्षा के शीर्ष स्तर के अमृत को परिष्कृत कर सकता है, उसे कीमिया राजा कहा जा सकता है। बेशक, ये सबसे साधारण डैन किंग है। इसके ऊपर प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर के पिल किंग भी हैं जो समान स्तर की गोलियों की तुलना में 10%, 20% या उससे भी अधिक प्रभावकारिता वाली गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं। 100 राजवंशों के गठबंधन द्वारा खोजा गया तियानयोंग दान राजा वास्तव में एक तीसरे स्तर का दान राजा है। पूरे हुआंगझोउ पर नजर डालें तो वे सभी शीर्ष स्तर के व्यक्ति हैं। इस तरह के गुप्त क्षेत्र को पीछे छोड़ देने के बाद इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कोरियाई राजवंश इतना नीच हो गया होगा कि अधिक स्थानों को पाने के लिए उसने कुछ डरावनी चालें अपनाई होंगी। जब तक आप 100 राजवंश गठबंधन कीमियागर सम्मेलन के शीर्ष 100 में रैंक करते हैं, आपको तियानयोंग गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए एक स्थान मिलेगा। शीर्ष 50 को 2 स्थान मिलेंगे, शीर्ष 10 को 5 स्थान मिलेंगे, तीसरे को 10वां स्थान मिलेगा, दूसरे को 20वां स्थान मिलेगा और पहले को 50वां स्थान मिलेगा। पिछले 100 राजवंशों के गठबंधन कीमियागर सम्मेलन में महान चू राजवंश महान हान राजवंश से 10 से अधिक स्थान ऊपर था, लगभग 88वें स्थान पर। महान हान राजवंश मुश्किल से शीर्ष 100 में जगह बना पाया। यदि महान हान राजवंश की योजना वास्तव में सफल होती है, तो यह संभव है कि उन्हें 2 अन्वेषण स्थल मिल जाएं। आखिरकार, ये जिन जिचेंग के जीवन के अनुभव पर आधारित है। अथर्व जानता था कि महान कोरियाई राजवंश की इस पीढ़ी में एक युवा शीर्ष स्तरीय तीसरी श्रेणी के कीमियागर का जन्म हुआ था और इस क्षेत्र में प्रवेश करने में उसे जो समय लगा वह डैनचेन और याओकुंग से ज्यादा बाद का नहीं था। चू राजवंश में अराजकता फैल गई थी और लोगों का मनोबल गिर गया था, इसलिए यह संभव था कि वे स्थिति का लाभ उठा सकें। यह अफसोस की बात है कि तुम मुझसे मिले। जिन जिचेंग पर गहरी नज़र डालने के बाद, जो गोलियों को परिष्कृत कर रहे थे और इस प्रतियोगिता की चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, अथर्व की आवाज़ अचानक राजा चू के कानों में गूंजी। भाई चू, क्या तुमने उस आदमी को देखा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसका आभामंडल थोड़ा अजीब है?
मैं इसके बारे में और अधिक सुनना चाहूँगा। उद्धरण चिन्ह। चूंकि राजा को अभी भी अथर्व की बातों पर भरोसा था। सबसे पहले, अथर्व की ताकत के साथ उसे इस तरह से चिढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, महान चू राजवंश आखिरकार उसका रिश्तेदार था और उनका उससे घनिष्ठ संबंध था। उसके पास ऐसी बातों के बारे में खुद को मूर्ख बनाने का कोई कारण नहीं था। इसलिए अथर्व ने अभी बोलना समाप्त किया था, चूंकि राजा को जिनजिचिंग के प्रति जानलेवा भावना होने लगी। हालांकि एक सम्राट के रूप में उन्होंने आवेगपूर्ण तरीके से कार्य नहीं किया, बल्कि महान चू राजवंश के खुफिया संगठन को निर्देश दिया कि वे इस बात के सबूत इकट्ठा करना शुरू करें कि किमजी सुंग महान हान राजवंश द्वारा स्थापित एक जासूस था। अथर्व द्वारा प्रदान की गई जानकारी के साथ महान चू राजवंश का खुफिया संगठन पूरी जांच कर रहा है। हालांकि कुछ ही घंटों के भीतर चूंकि राजा के सामने पर्याप्त सबूत पेश कर दिए गए। बेवकूफ, ये गद्दार कमीना, यहाँ आओ, फेंगहुओ काउंटी के मेयर और सभी संबंधित कर्मियों को पकड़ने का मेरा आदेश दो। हाँ, कुछ आदेश देने के बाद चू राजा थोड़ा शांत हो गया और फिर उसने अपनी नजरें अथर्व की ओर घुमाईं। चेहरे पर कड़वाहट के भाव के साथ उसने कहा, भाई लिन, आपको शर्मिंदा करने के लिए मुझे खेद है। अथर्व ने अपना सिर हिलाया और परवाह नहीं की। इसके बजाय उसने अपनी नजरें रिंग में खड़े जिनजिचिंग पर टिकाईं। उसके होठों पर एक भयावह मुस्कान थी। एक उच्च कोटि का तृतीय श्रेणी का अमृत, रक्त पौष्टिक और अस्थि मज्जा उत्पादक अमृत। अच्छे साथी, तुम सच में अच्छे होने का दिखावा कर रहे हो। हालांकि तुम सिर्फ एक उच्च श्रेणी के रक्त पोषण और अस्थि उत्पादक गोली पर भरोसा करके इस अल्केमिस्ट सम्मेलन की चैंपियनशिप नहीं जीत सकते। अथर्व की निगाहों का अनुसरण करते हुए राजा चू ने जिनजिचिंग द्वारा परिष्कृत अमृत को देखा। वह पहले तो भौहें सिकोड़ रहा था, लेकिन अथर्व के शब्दों को सुनने के बाद वह लिन लिंग की दिशा में देखने से खुद को रोक नहीं सका। मैंने एक गहरे लाल रंग की गोली देखी जो तेज औषधीय सुगंध छोड़ रही थी और कीमिया भट्टी में घूम रही थी। उस पर बने छेदों से लगातार औषधीय तरल पदार्थ बह रहे थे और फिर कीमिया की आग से भूनकर गोली की सतह पर जम रहे थे। ये रक्त पोषण करने वाली और अस्थि मज्जा उत्पन्न करने वाली गोली भी है। ये बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है। जब चूंकि राजा ने लिनलिंग के बर्तन में अमृत देखा तो पहले तो वह दंग रह गया, लेकिन फिर वह हौंफने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि लिनलिंग ने इस समय पहले ही गोली ले ली थी। मूलतः रक्त लाल रक्त पौष्टिक और अस्थि मज्जा उत्पन्न करने वाली गोली अब गहरे सुनहरे रंग में बदल गई। ये स्पष्टतः अमृत की उत्कृष्ट गुणवत्ता के कारण हुआ परिवर्तन है। अरे, ये कैसे संभव है? आप केवल 17 वर्ष के हैं। आप एक अति उच्च गुणवत्ता वाली रक्त पोषण करने वाली और अस्थि मज्जा उत्पन्न करने वाली गोली को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? तुम धोखा दे रहे हो। तुम निश्चित रूप से धोखा दे रहे हो। जिनजिचिंग, जिसने अभी अभी रक्त पोषण और अस्थि पुनर्जनन गोली को परिष्कृत करना समाप्त किया था, गर्व से अन्य तीसरे दर्जे के कीमियागरों द्वारा परिष्कृत गोलियों को देख रहा था। जब उसने अनजाने में लिनलिंग द्वारा परिष्कृत गोली पर नजर डाली तो उसका बचाव तुरंत टूट गया और वह अपनी आंखों में अविश्वास के साथ जोर से चिल्लाया। क्या रक्त पोषण करने वाली और अस्थि मज्जा उत्पन्न करने वाली गोली, या अति उत्तम गुणवत्ता वाली? जिनजिचिंग के जोर से चिल्लाने से कई दर्शक जो यहाँ की स्थिति पर ध्यान नहीं दे पाए थे, उनकी नज़र उस पर पड़ी। जब उन्होंने लिनलिंग के हाथ में गोली देखी तो वे अचानक चौंक गए और अचानक खड़े हो गए। 78 अध्याय 78 पूर्वज, कृपया मुझे बचाओ। रक्त पोषण और अस्थि मज्जा पुनर्जनन गोली वास्तव में एक उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली रक्त पोषण और अस्थि मज्जा पुनर्जनन गोली है। और जो कीमियागर जोर से चिल्ला रहा था, उसने रक्त पोषण करने वाली और मज्जा उत्पादक गोली भी बनाई है। हालांकि इसकी गुणवत्ता सुपर ग्रेड वाली जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी यह उच्च श्रेणी की है। यह स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के बाद वहां उपस्थित सभी लोग अपना मुंह खोले बिना नहीं रह सके और काफी देर तक अपनी स्थिति को संभाल नहीं सके। मूलतः उन्होंने सोचा था कि जिन दो प्रतिभाशाली लोगों में चैंपियनशिप जीतने की क्षमता थी, वे यूनली और डैन चेन थे। अब तो ऐसा लगता है कि दूसरा स्थान भी बरकरार नहीं रखा जा सकेगा। आखिरकार ये तीसरी श्रेणी के अमृतों में से सबसे कठिन अमृतों में से एक है। रक्त पोषण और अस्थि पुनर्जनन की गोली, ये वास्तव में रक्त पोषण और अस्थि पुनर्जनन की गोली है। दो प्रतिभाशाली लोग एक ही समय में इस तरह की गोली को कैसे परिष्कृत कर सकते हैं? हम शायद उनकी नज़र में सिर्फ एक मजाक हैं। न केवल दर्शक, बल्कि मंच पर मौजूद यूनली और डैन चेन भी एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे की आंखों में व्यंग्य की झलक देख रहे थे। ये दूसरों पर हंसना नहीं है, बल्कि स्वयं पर हंसना है, जो संसार की विशालता से अनभिज्ञ है। सौभाग्यवश उन्होंने ये विश्वास भरे शब्द अपने पिता या स्वामी के अलावा किसी और से नहीं कहे थे। इससे उन दोनों को बहुत अच्छा महसूस हुआ। बेईमानी करना। मैं सबके सामने कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैंने वहां उपस्थित सभी वरिष्ठों और दर्शकों को धोखा देने के लिए कोई शक्तिशाली भ्रम पैदा नहीं किया होगा, है ना?
जिन जिचेंग के शब्दों को सुनकर लिनलिंग अपने चेहरे पर तिरस्कार का भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं सकी। अगर आप जीत नहीं सकते तो बस इतना कह दें कि दूसरा व्यक्ति धोखा दे रहा है। भले ही वह व्यक्ति रक्त पोषण और अस्थि उत्पादक गोली को परिष्कृत करने में कामयाब हो गया हो, लेकिन उसके जीवन के बाकी हिस्से के लिए यही काफ़ी है। ये सही है, ये सही है। सबके सामने उसने एक ऐसी रक्त पुष्टि करने वाली और अस्थि मज्जा उत्पन्न करने वाली गोली बनाई जो तुम्हारी गोली से ज़्यादा कारगर है। अगर वह हार गया तो हार गया। तुम ऐसा बेतुका बहाना क्यों बना रहे हो? क्या ये स्वीकार करना इतना कठिन है कि दूसरे आपसे बेहतर हैं? ऐसी संकीर्ण मानसिकता के साथ, भले ही आप अब शीर्ष स्तर के तीसरे दर्जे के कीमियागर हों, आप शायद कुछ भी महान हासिल नहीं कर पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। इस समय प्रतिक्रिया देने वाले दर्शक जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं सके। जो कोई भी यहाँ समारोह देखने के लिए आ सकता है, यहाँ तक कि जो लोग स्टैंड में बैठे हैं, उनके परिवार में कोई ना कोई संबंध अवश्य होगा। इसके अलावा जब उनमें से इतने सारे लोग हैं तो वे एकमात्र तीसरी श्रेणी के कीमियागर से कैसे डर सकते हैं? आप लोग। भीड़ की हंसी सुनकर जिन जिचेंग शर्मा गया। फिर उसे कुछ सूझा और उसने लिनलिंग की तरफ देखा। फिर उसने अपना ध्यान चू के राजा की ओर लगाया। महाराज, राजा चू, मैं अपना असली रूप दिखाने जा रहा हूँ। मैं वास्तव में एक चौथे दर्जे का कीमियागर हूँ। मैंने रक्त पोषण और अस्थि पुनर्जनन की गोली सिर्फ अपनी ताकत छिपाने और आगामी 100 राजवंश गठबंधन कीमियागर प्रतियोगिता के लिए सुरक्षित रहने के लिए बनाई थी। मैं अब दिखावा करना बंद कर दूंगी। मैं महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ पर दया करें और मुझे इस प्रतिभाशाली लड़की के साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दें। बोलते समय जिन जिचेंग ने बहुत औपचारिक तरीके से चू के राजा के प्रति प्राचीन शिष्टाचार का पालन किया और फिर चेहरे पर आत्मविश्वास भरी नज़र और ऊंचा सिर लिए हुए वहां मौजूद सभी लोगों की ओर देखा। उनका मानना था कि जब तक वह एक कीमियागर के रूप में अपना असली स्तर प्रकट करता है, महान चू राजवंश द्वारा प्रतिभाओं को दिए गए अधिमान्य उपचार को देखते हुए, भले ही उसे प्रतिस्पर्धा करने का एक और मौका न दिया जाए, लिनलिंग का पहला स्थान अवांछनीय होगा। तब तक वह पहले वाले की तरह ही इनाम मांगने का अवसर ले सकता है। कम से कम उसे 5वीं कक्षा के अमृत किंगक्सिन गोली की रेसिपी मिलनी चाहिए, जिसका पूर्वज सपना देख रहा है। क्या चौथी कक्षा का कीमियागर? जिन जिचेंग की बातें सुनने के बाद जो लोग पहले उन पर हंस रहे थे, वे अचानक से स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें अविश्वास से भर गईं। महान चू राजवंश द्वारा कीमियागर सम्मेलन आयोजित किए जाने के बाद से अब तक 9,999 सम्मेलन हो चुके हैं और उनमें से किसी में भी 30 वर्ष से कम आयु का कोई भी चतुर्थ श्रेणी का कीमियागर पैदा नहीं हुआ है। यदि उन्होंने जो कहा वह सच है, तो यह महान चू राजवंश का रिकॉर्ड तोड़ देगा जो हजारों वर्षों से स्थापित था। यह इतिहास में दर्ज हो जाएगा और सदा सदा के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। एक पल के लिए जिन जिचेंग में पहले से ही रुचि रखने वाले कई 5वें रैंक के बलों की आंखें चमक उठीं और वे गहराई से प्रभावित हुए। अनगिनत लोगों की निगाहें जिन जिचेंग और राजा चू पर टिकी थीं और उनके निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थीं। क्या हमें जिन जिचेंग को यह साबित करने देना चाहिए कि उसके पास चौथी श्रेणी के कीमियागर की ताकत है और फिर उसे लिनलिंग के साथ फिर से प्रतिस्पर्धा करने देना चाहिए? या फिर जिन जिचेंग के प्रस्ताव को सीधे तौर पर अस्वीकार कर दें, लेकिन उन दोनों को पहले स्थान के लिए बराबरी पर रहने दें? हर कोई इसका बहुत इंतजार कर रहा था। हालांकि इस समय स्नैप, क्या महान जिन जिचेंग, क्या महान कोरियाई राजवंश, आपको नहीं लगता कि आपने इतना अच्छा भेष बना रखा है कि मैं आपकी असली पहचान नहीं जान सकता, है ना? एक छोटा सा बच्चा जो अपने 50 के दशक में केवल चौथी कक्षा के प्राथमिक कीमियागर के स्तर तक पहुंचा है, महान चू राजवंश कीमियागर सम्मेलन में हस्तक्षेप करने का साहस करता है। बताओ, तुम्हें ये साहस किसने दिया? जैसे ही उनके कानों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी, अनगिनत लोगों की चौंकती निगाहों के बीच चू के राजा के चेहरे पर जल्दबाजी में हंसी का एक गुस्सा भरा भाव दिखाई दिया। अपने शब्दों के अंत में उसके शरीर से एक अत्यंत भयानक आभा निकली और वह जिन जिचेंग की ओर टूट पड़ा। क्या वह मेरी पहचान कैसे जानता है? चू के राजा की बढ़ती आभा को महसूस करते हुए जिन जिचेंग अपनी आंखों में घबराहट की झलक दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जिस भेष की शपथ पूर्वज ने ली थी कि वह इतना आत्मविश्वासी है कि सच्चे आत्मिक क्षेत्र से नीचे कोई भी उसे नहीं देख सकता, उसे वास्तव में महान चू राजवंश द्वारा खोज लिया गया था। क्या ऐसा हो सकता है कि बाहर फैली अफवाहें गलत हों और महान चू राजवंश के पास वास्तव में एक शक्तिशाली सच्ची आत्मा क्षेत्र का स्वामी है? धमाका! इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, चू के राजा से निकलने वाली भयानक आभा ने उसे घेर लिया, जिससे जिन जिचेंग ने मंच पर ही दंडवत प्रणाम कर लिया। वह बहुत शर्मिंदा दिख रहा था। इससे पहले कि वह कोई और बहाना बना पाता, जिन जिचेंग से निकलने वाली जीवन ऊर्जा उसकी मूल आयु 28 या 29 से बढ़कर 50 वर्ष से अधिक हो गई। जाहिर है, उसकी आभा को छिपाने के लिए इस्तेमाल की गई गुप्त विधि चू के राजा की गति से टूट गई थी। सिस्कारी, ये वास्तव में सच है।
इस आदमी को महान हान राजवंश द्वारा हमारे महान चू राजवंश में परेशानी पैदा करने के लिए भेजा गया था और वह हमारे किमियागर सम्मेलन में भी घुस गया था। अरे वह कौन है जिसने हमें धोखा दिया? सौभाग्य से महाराज बुद्धिमान हैं, अन्यथा हमारे महान चू राजवंश को इस बार 100 राजवंशों के गठबंधन किमियागर सम्मेलन में शर्मिंदा होना पड़ता। हन्फ, यह कोरियाई राजवंश अभी भी उतना ही घृणित है जितना पहले था। उद्धरण चिन्ह। किम जी सुन से जीवन की असली सांसें निकलती देखकर वहां मौजूद कई लोग चौंक गए। उन्हें राहत तो महसूस हुई, लेकिन गुस्सा भी आया। उन्होंने किम जी सुन और यहां तक कि कोरियाई राजवंश के पूर्वजों का भी अभिवादन किया। इससे भी बुरी बात यह है कि कुछ लोगों ने तो सीधे तौर पर चू के राजा से उसे मृत्युदंड देने की मांग कर दी। इससे जिन जिचेंग डर गए और दयनीय हालत में रिंग में पड़े रहे। बिना किसी हिचकिचाहट के वह जोर से चिल्लाया, पूर्वज, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ओह, तुम तो बहुत असफल हो, तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। जैसे ही जिन जिचेंग के शब्द गिरे, दर्शकों में एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी अपने दिल में शाप दे रहा था, लेकिन फिर भी चमक गया और उसके पास आया। उसके शरीर से एक प्रचंड आभा उठी और चू के राजा द्वारा उत्पन्न गति से टकराई, जिससे तुरंत ही उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। कोरियाई राजवंश के पूर्वज किम ताए राय, तो यह आप ही थे जो परेशानी पैदा कर रहे थे। उस आकृति को आते देख चू राजा की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और वह बहुत डर कर बोला, जैसा कि कहावत है, जो व्यक्ति आपको सबसे अच्छी तरह जानता है वह अक्सर आपका दुश्मन होता है। ये कथन बिल्कुल सही है। महान चू राजवंश और महान हान राजवंश के क्षेत्र एक दूसरे से सटे हुए थे और दोनों देशों की सीमाओं पर अक्सर घटनाएं होती थीं, जिससे बार बार लड़ाइयां होती थीं। वे इतिहास में एक दूसरे से भिड़ भी चुके थे, लेकिन मूल रूप से उन सभी का अंत महान चू राजवंश की जीत के साथ हुआ। फिर भी इसका मतलब यह नहीं है कि कोरियाई राजवंश कमजोर था। आखिरकार अगर वह कमजोर होता तो भले ही चू राजवंश उसे नष्ट नहीं करता, हान राजवंश इस दुनिया में जीवित नहीं रह पाता। व्यापक शक्ति के संदर्भ में चू राजवंश हान राजवंश से श्रेष्ठ है। शीर्ष शक्तिशाली लोगों की संख्या की दृष्टि से कोरियाई राजवंश से 1 या 2 अधिक हैं। हालांकि यदि महान चू राजवंश महान हान राजवंश को नष्ट करना चाहता था, भले ही वह सफल हो जाए, तो उसे गंभीर रूप से नुकसान होगा और अन्य ताकतों द्वारा इसका फायदा उठाया जाएगा। उसके सामने खड़ा बलवान व्यक्ति, जिसका नाम जिन तैलई है, कोरियाई राजवंश के उन 2 लोगों में से एक है जिनसे चू राजा सबसे अधिक भयभीत है। न केवल उसकी साधना अलौकिक शक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर के भयानक शिखर तक पहुंच गई है, बल्कि उसकी युद्ध शक्ति भी उसी क्षेत्र के लोगों से कहीं अधिक है। एक बार उन्होंने अकेले ही अपने स्तर के 3 शक्तिशाली लोगों के खिलाफ लड़ने का अद्भुत रिकॉर्ड बनाया था। यहाँ तक कि उनके महान चू राजवंश में भी बहुत कम लोग थे जो उनकी बराबरी कर सकें। हाँ, तो क्या हुआ अगर यह मैं हूँ? हालांकि मैं इस बात को लेकर बहुत उत्सुक हूँ कि आपके महान चू राजवंश को मेरे द्वारा उस पर इस्तेमाल की गई गुप्त विधि का पता कैसे चल पाया। भले ही वह महान चू राजवंश के शक्तिशाली लोगों से घिरा हुआ था और शाही राजधानी में था, लेकिन जिन तैलई शांत और संयमित रहा। इसके बजाय वह सोच रहा था कि उसकी गुप्त तकनीक अप्रभावी क्यों थी। जिज्ञासु, हम अपनी जिज्ञासा को अपने साथ ले जाओ और पाताल लोक में नरक के राजा से पूछो, हमारे महान चू राजवंश के शक्तिशाली लोग कहाँ हैं? आओ हम सब मिलकर उसे गिराने का प्रयास करें। जैसे ही उसने यह बात कही, चू के राजा ने अपनी भुजाएं ऊपर उठाईं और अपनी गति को बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई। इसके तुरंत बाद अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में शक्तिशाली स्वामियों की आभा शून्य में तैरती हुई कई सीटों से फूट पड़ी, जिन तैलई और जिन जिचेंग को घेर लिया। तो फिर बिना किसी हिचकिचाहट के चू के राजा ने अपने आसपास के शक्तिशाली शाही लोगों को कार्रवाई के लिए प्रेरित किया। चू वांग मुट्ठी, चौंकाने वाली तलवार तकनीक, उद्धरण चिन्ह। एक के बाद एक राजा चू और अन्य लोगों के हाथों से मार्शल आर्ट की अलौकिक शक्तियां फूट पड़ीं, जो जिन तैलई की ओर बढ़ रही थीं। फिर महान चू राजवंश की 5 रैंक बलों के मजबूत पुरुषों को पीछे नहीं रहना पड़ा और उन्होंने अपनी विशेष जादुई शक्तियों के साथ फटकर उन्हें उस रिंग में फेंक दिया जहां केवल जिन तैलई और जिन जिचेंग बचे थे। हाँ, तुम लोग तो बस कमजोर लोगों का एक समूह हो जो जादुई शक्ति के क्षेत्र के केवल 7वें स्तर पर हो और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। वसंत और शरद ऋतु तलवार तकनीक, तितर बितर हो जाओ। जादुई शक्तियों के क्षेत्र में कई शक्तिशाली स्वामी की घेराबंदी का सामना करते हुए जिन तैलई ने न केवल अपने चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं दिखाया, बल्कि इसके बजाय तिरस्कार का एक संकेत प्रकट किया। किसी समय उसके हाथ में एक रक्तलाल तलवार दिखाई दी और उसने अपनी प्रसिद्ध तलवारबाजी का उपयोग किया जिसे उसने पूर्णता के लिए विकसित किया था। आंसू, चमकदार ठंडी रोशनी ने उसकी आंखों के सामने के अंधेरे को चीर दिया और निर्दयी तलवार की रोशनी ने सब कुछ चकनाचूर कर दिया। चौक में एक तेज आवाज सुनाई दी, जैसे कोई चीज टूट गई हो। अनगिनत लोगों की भयभीत निगाहों के बीच
अचानक एक तेज चमकती हुई ब्लेड ने, जो कड़कती हुई शीतलता प्रदान करती थी, जादुई शक्तियों की धारा को चीर दिया जो उन्हें घेरे हुए थी, और सभी जीवित प्राणियों की आंखों के सामने प्रकट हो गई। मौन, पूर्ण मौन। इस समय हर किसी की आंखों में केवल ये चमकदार ब्लेड की रोशनी थी, जो पूरे विश्व पर छाई हुई लग रही थी। 79 अध्याय 79 अथर्व कार्रवाई करता है और तुरंत मार देता है। अच्छा नहीं है, जल्दी से गठन सक्रिय करें। इस भयावह दृश्य को देखकर वहां उपस्थित जादुई शक्तियों के क्षेत्र के कई शक्तिशाली महारथियों के चेहरे पर अचानक परिवर्तन आ गया, और उन सभी ने चौक की सुरक्षात्मक संरचना को सक्रिय करने के लिए हाथों से इशारे किए। बूम! सौभाग्य से इस तलवार की रोशनी ने सभी की जादुई शक्तियों को चकनाचूर कर दिया और इसकी अधिकांश शक्ति खत्म हो गई। बची हुई शक्ति नए सक्रिय गठन पर गिर गई और इसने बिना किसी तरंग के इसे अवरुद्ध कर दिया। लेकिन फिर भी वहां उपस्थित कई शक्तिशाली लोग अभी भी भ्रमित और अनिश्चित थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि अलौकिक शक्तियों के क्षेत्र में इतने सारे शक्तिशाली स्वामियों की संयुक्त पूरी ताकत के साथ भी वे जिन तैलई को हरा नहीं पाएंगे। वह मजबूत हो गया है। वह निश्चित रूप से बहुत अधिक मजबूत हो गया है। जब तक वह सच्चे आत्मिक क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेता, तब तक जिन तैलई की साधना अपनी सीमा तक पहुंच चुकी होगी। तो क्या इन वर्षों में उसने कोई शक्तिशाली जादुई शक्ति विकसित कर ली है, या क्या वह पहले से ही तलवार के इरादे को समझ चुका है? थोड़ी देर और रुको और हमारे महान चू राजवंश की नींव पुनर्जीवित हो जाएगी। फिर चू के राजा का दिल उथल पुथल हो गया था, और जब उसने जिन तैलई को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। आप जानते हैं, ये शक्तिशाली लोग जो कई वर्षों से अलौकिक शक्ति क्षेत्र के 9वें स्तर में फंसे हुए हैं, भले ही ये दर्जनों या सैकड़ों वर्षों से हो, जरूरी नहीं कि वे ताकत में कोई प्रगति करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे इस क्षेत्र की सीमा तक पहुंचने से बहुत पहले ही चीज़ों को समझ सकते हैं और उनमें निपुणता हासिल कर सकते हैं। जहां तक बाकी चीज़ों का सवाल है, जब तक आपको कोई बढ़िया अवसर नहीं मिलता, तब तक सफलता हासिल करना मुश्किल होगा। लेकिन अब जिन ताइलाई की ताकत में काफ़ी सुधार हुआ है, जिसने उसे बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया, और उसके दिल में अचानक एक जानलेवा इरादा उभर आया। बहुत अच्छा गठन। हालांकि आप अभी भी मुझे रोकने में थोड़ा पीछे हैं। क्या वह छोटी लड़की आपके महान चू राजवंश की नंबर 1 प्रतिभाशाली है? वह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। 17 साल की छोटी उम्र में उसने ऐसी चीज़ें हासिल की हैं जो पूरे राजवंश के प्रतिभाशाली लोग 27 या 28 साल की उम्र में भी नहीं कर सकते। लेकिन मुझसे मिलना भी तुम्हारा दुर्भाग्य ही है। मर जाओ। चू के राजा और गठन में अन्य लोगों पर एक नज़र डालने के बाद जिन तैलई को लगा कि शाही राजधानी में कुछ शक्तिशाली लोग हैं जो अपनी नींद से जागने वाले हैं और खुद से कम शक्तिशाली नहीं हैं, उसने चू के राजा या जादुई शक्तियों के क्षेत्र में कुछ शक्तिशाली लोगों को मारने का अवसर लेने का विचार छोड़ दिया और इसके बजाय लिनलिंग पर अपनी नज़रें टिका दीं। वह ऐसी अद्वितीय प्रतिभा को महान चू राजवंश में रहने की अनुमति कभी नहीं देंगे। काश इसका गला घोंटा जा सकता। इस बार योजना बिना किसी लाभ के नहीं थी, बल्कि यह भी कहा जा सकता है कि यह लाभ वाली थी। ये सोचते हुए उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसके शरीर से एक भयानक आभा उठी। तेज और चमकदार ब्लेड की रोशनी ने चौक की रखवाली करने वाली संरचना में एक छोटा सा छेद कर दिया और सीधे उस जगह पर पहुंच गई जहां लिनलिंग था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, चोर? क्या आप दोनों देशों के बीच युद्ध कराना चाहते हैं? ये दृश्य देखकर चू राजा अपने आप को रोक नहीं सका और फूट फूट कर रोने लगा और तुरंत धमकी देने लगा। हालांकि जिन तैलई ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अपनी ताकत के स्तर के साथ वह ऐसे राजवंश की परवाह क्यों करेगा जिसके पास सच्चे आत्मा क्षेत्र का कोई शक्तिशाली व्यक्ति प्रभारी नहीं है। अगर चू राजा भी लड़ना चाहता है तो उसे देखना होगा कि चू परिवार सहमत होगा या नहीं। इसलिए उन्होंने न केवल अपना आक्रमण रोका, बल्कि अपने 3 बिंदु शूटिंग प्रयासों को भी बढ़ा दिया। कितनी दुख की बात है, स्वर्ग की ऐसी गौरवशाली बेटी मेरे हाथों मरने जा रही है। सफ़ेद पोशाक पहने और परी की तरह दिखने वाली लिनलिंग को देखकर जिन ताइलाई की आंखों में दया की झलक दिखी। हालांकि जैसे ही उसने ये सोचा, लिनलिंग, जो अपना सिर नीचे कर रही थी, ने अचानक उसे ऊपर उठाया और उस हमले को देखा जो उसके बहुत करीब था। न केवल उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि उसने जिन तैलई के व्यवहार का सारांश भी दिया। मूर्ख हो, अर्थ क्या है? ये देखकर जिन तैलई की भौहें तन गईं और उनकी आंखों में उलझन की झलक दिखाई दी। परिणामस्वरूप उसके पास आश्चर्य करने का समय नहीं था। अचानक चौक पर एक उदासीन आवाज़ गूंजी, फैलाओ। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जिन तैलई ने संरचना में एक छेद कर दिया और लिनलिंग पर उसका हमला हवा में गायब हो गया। लिनलिंग के सामने एक युवा व्यक्ति प्रकट हुआ जो सफ़ेद वस्त्र पहने हुए था तथा ताओवादी आकर्षण और महान आभा बिखेर रहा था। वह अथर्व है। मेरे लिन परिवार की प्रतिभा के खिलाफ कार्रवाई करें। तुम्हें ये साहस किसने दिया? अथर्व के चेहरे पर उदासीन भाव था और वह जिन ताइलाई की आकृति को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो।
जैसे ही उसने यह बात कही, एक अत्यंत भयावह आभा उसके ऊपर छा गई। इससे जिन तैलई को, जिसने अथर्व के राज्य को स्पष्ट रूप से देखने के बाद राहत की सांस ली थी, इस राक्षसी आभा का एहसास हुआ। वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कांप उठा और उसकी आंखें अचानक भय से भर गईं जब उसने पूर्व को देखा। तुम कौन हो? तुम कौन हो? महान चू राजवंश का अस्तित्व तुम्हारे जैसा भयानक नहीं होना चाहिए। यद्यपि वह दिव्य क्षमता क्षेत्र के 5वें स्तर पर ही था, फिर भी उसने ऐसी आभा उत्सर्जित की जिससे वह स्वयं भी खतरनाक महसूस करने लगा। ताकत का ये स्तर जिन तैलई की समझ से पूरी तरह परे है। मृतकों को बहुत अधिक जानने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि जिन तैलई के डर और सवालों का सामना करते हुए अथर्व का उसे समझाने का कोई इरादा नहीं था। उसने उदासीनता से पूर्व की ओर देखा, फिर धीरे से अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। उन्होंने अपनी उंगलियों का उपयोग तलवार को दर्शाने के लिए किया तथा तलवार की 5 चमकदार रोशनियां निकालीं। पलक झपकते ही वह उसके सामने आ पहुंची। अरे नहीं! उसके शरीर के रोंगटे सहज ही खड़े हो गए और जिन तैलई को केवल एक भयभीत चीख निकालने का समय मिला, इससे पहले कि वह विरोध करने में शक्तिहीन हो जाता और उसका शरीर और आत्मा अथर्व द्वारा छोड़ी गई 5 तलवार ऊर्जाओं से चकनाचूर हो जाते, वह तुरंत ही वहीं गिर पड़ा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि सब कुछ 3 सांसों से भी कम समय में हो गया। मौन, पूर्ण मौन। सभी लोग उदास आंखों से सामने के दृश्य को देख रहे थे, लेकिन उनके दिलों में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थीं। मृत, अभिमानी जिन तैलई ऐसे ही मर गया। अनगिनत शक्तिशाली व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ नहीं हो सके। इस दृश्य का उन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। मैं घोषणा करता हूं कि इस अल्केमिस्ट सम्मेलन का प्रथम स्थान विजेता लिनलिंग है। अचानक हुई घटना के कारण ये दृश्य अब पुरस्कार देने के लिए उपयुक्त नहीं है। महान चू राजवंश का एक मजबूत आदमी बाद में व्यक्तिगत रूप से आपको प्रतियोगिता के लिए रैंकिंग पुरस्कार प्रदान करेगा। राजा चू अपने होश में वापस आया और सबसे पहले अथर्व के प्रति अपना आभार व्यक्त किया, फिर तुरंत कीमियागर सम्मेलन के विजेता की घोषणा की और जल्दबाजी में कार्यक्रम समाप्त कर दिया। प्रमुख सेनाओं को इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। अथर्व और राजा चू को नमस्ते कहने के बाद वे चले गए। वे जानते थे कि यद्यपि अपराधी जिन तैलई को फांसी दे दी गई थी, लेकिन चू राजवंश में छिपे कैंसर को समाप्त नहीं किया जा सका है। इसके बाद चू के राजा निश्चित रूप से महान चू राजवंश के क्षेत्र के भीतर की स्थिति की जांच करने के लिए बहुत सारी ताकतों का उपयोग करेंगे। एक बार जब ये पता चला कि महान हान राजवंश के साथ कोई संबंध है, तो परिणाम स्वयं स्पष्ट हैं। इसलिए उन्हें ये खबर शीघ्रता से संप्रदाय तक पहुंचानी चाहिए। संप्रदाय में स्थित शक्तिशाली व्यक्तियों या सर्वोच्च बुजुर्गों को आगे आकर गहन जांच करनी चाहिए। जब तक वे अपने क्षेत्र में गद्दारों का पहले से पता लगा सकते हैं और यह साबित कर सकते हैं कि उनका कोरियाई राजवंश के साथ कोई संपर्क नहीं है, तब तक वे मूल रूप से प्रभावित नहीं होंगे। अन्यथा परिणाम भयावह होंगे। 5वीं श्रेणी की किंगक्सिन गोली की रेसिपी, 4थी श्रेणी की 10 गोली की रेसिपी, तीसरी श्रेणी की कई गोली की रेसिपी और मिलती जुलती आध्यात्मिक दवा का एक सेट। औषधि आत्मा कड़ाही। क्या यह महान चू राजवंश के 10 महान औषधि शोधन कड़ाही में से एक नहीं है? यह अफवाह है कि इसे महान चू राजवंश द्वारा एकत्र किया गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में मुझे पुरस्कृत किया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने वास्तव में मुझे एक शीर्ष स्तरीय मानव स्तरीय आत्मा साधना पद्धति प्रदान की है, साथ ही सोल टॉवर में 7 दिनों तक साधना करने के लिए एक स्थान भी दिया है। शाही महल के एक हॉल में लिनलिंग ने महान चू राजवंश के शक्तिशाली लोगों द्वारा भेजे गए इनाम को स्वीकार किया। कुछ जांच के बाद वह भी मदद नहीं कर सकी और चिल्ला उठी, यह इनाम सचमुच बहुत उदार है। लेकिन वह ये भी जानती थी, इन पुरस्कारों में वास्तव में कुछ खजाने ऐसे हैं जो मूल रूप से प्रथम स्थान विजेता के लिए पुरस्कार के रूप में तैयार किए गए थे। मेडिसिन सोल हॉल जैसे खजाने, सर्वोच्च मानव आत्मा की खेती की विधि इत्यादि। एक बड़ी संभावना यह है कि महान चू राजवंश और कीमियागर एसोसिएशन ने पूर्वजों के साथ मित्रता बनाने के लिए अस्थायी रूप से खजाने जोड़े। औषधि आत्मा कड़ाही और सर्वोच्च मानव स्तर की आत्मा की साधना की यह विधि अब भी आपके लिए बहुत अच्छी है। विशेष रूप से उत्तरार्ध, आप इसे अभी समझना शुरू कर सकते हैं। एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप सोल टॉवर की मदद से अभ्यास करने के लिए अल्केमिस्ट एसोसिएशन में जा सकते हैं। इस तरह आप 3 महीने के भीतर 4थी श्रेणी के कीमियागर के स्तर तक पहुंचने में सक्षम हो सकते हैं। ये देखकर कि लिनलिंग के हाथों में एक शीर्ष स्तरीय मानव स्तर की आत्मा साधना पद्धति थी, काओजिया ने राहत की सांस ली और उसकी भविष्य की साधना की योजना बनाने में उसकी मदद करना शुरू कर दिया। आध्यात्मिक साधना की जो विधियां उसके पास हैं, वे सभी गुप्त विधियां हैं जो उसके पीछे के संप्रदाय से प्राप्त हुई हैं। जब मैंने पहली बार इन विधियों का अभ्यास किया, तो मैंने स्वर्ग की शपथ ली थी कि मैं इन्हें दूसरों को नहीं बताऊंगा। इसलिए लिनलिन ने कभी भी आत्मा की साधना की विधि का अभ्यास नहीं किया है।
अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने उसे एक इनाम दिया, जिससे अंततः काओ जिया को बहुत अच्छा महसूस हुआ। हाँ गुरुजी, लिनलिंग ने सिर हिलाया और बिना देर किए वह वहीं पर बैठ गया और समझने लगा। यह मत सोचिए कि वह बहुत शक्तिशाली है क्योंकि उसने महान चू राजवंश किमियागर सम्मेलन में प्रथम स्थान जीता है। हालांकि 100 राजवंशों के गठबंधन द्वारा आयोजित किमियागर सम्मेलन में 30 वर्ष से कम उम्र के एक से अधिक चतुर्थ श्रेणी के किमियागर थे, जो कि केवल महान चू राजवंश की पहुंच से बहुत परे था। चैंपियनशिप जीतने के लाभों का स्वाद चखने के बाद लिनलिंग खुद को महत्वाकांक्षी महसूस करने से नहीं रोक सका। और ठीक उसी समय जब लिनलिंग एकांत में अभ्यास कर रहा था, अल्केमिस्ट सम्मेलन में हुए बदलावों को कई दर्शकों ने फैलाया और जल्द ही महान चू राजवंश में सनसनी फैल गई। अनगिनत लोग महान हान राजवंश की साजिश से नाराज थे और अथर्व की विस्फोटक शक्ति से बेहद हैरान थे। हन्फ, यह कोरियाई राजवंश दिन प्रतिदिन घृणित होता जा रहा है। एक प्रतिष्ठित राजवंश के पूर्वज द्वारा ऐसे घृणित तरीकों का सहारा लेना शर्मनाक है। सौभाग्य से हमारे महान चू राजवंश में कई मजबूत लोग हैं, अन्यथा नुकसान बहुत बड़ा होता। क्या लिन परिवार का पूर्वज बहुत शक्तिशाली नहीं है? उसने एक ही चाल में महान हान राजवंश के पूर्वज जिन तैलई को मार डाला था। इस तरह की ताकत के साथ मुझे लगता है कि हमारे महान चू राजवंश में उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं है। आसपास के राजवंशों की तो बात ही छोड़िए। किसने कहा कि यह सच नहीं है? आप नहीं जानते कि लिन के पूर्वज ने अपनी उंगली को तलवार की तरह इस्तेमाल करने का जो कदम उठाया था वह कितना भयानक था। इसे इस तरह से कहें, अगर अनगिनत लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और जिन लोगों ने अथर्व को मौके पर कार्रवाई करते देखा था उनमें से कुछ लोग नाच रहे थे और मूल दृश्य को फिर से पेश कर रहे थे, जिससे सभी तरफ से जयकारे लग रहे थे। अथर्व का नाम पूरे दाचू में गूंज रहा है। 80 अध्याय 80 घटना के बाद की स्थिति, महान सौंदर्य राजवंश और फसल। यून्युए संप्रदाय मास्टर हॉल में यहाँ कई शक्तिशाली लोग इकट्ठे हुए थे। जब उन्होंने अपने हाथों में खुफिया जानकारी देखी तो उनकी आंखों में गहरा सदमा झलक गया। कोरियाई राजवंश के पूर्वज जिन तैलई को एक ही वार में मार गिराना, ये शक्ति है। यदि यह सूचना उनके संप्रदाय के नेता द्वारा स्वयं नहीं भेजी गई होती और झूठी नहीं होती तो वे इस पर सवाल उठाने से खुद को नहीं रोक पाते। तुम्हें पता है वह किम ताए-लाई है? महान कोरियाई राजवंश के पूर्वज अलौकिक क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति ने एक बार उसी क्षेत्र के 3 शक्तिशाली व्यक्तियों के विरुद्ध अकेले ही युद्ध किया था और जीत हासिल की थी। चाहे वह स्थिति हो या उपलब्धियां, वे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी ओर लोग आदरपूर्वक देखते हैं। हालांकि इतने बड़े शॉट को भी अथर्व ने एक ही बार में मार गिराया, तो फिर वह कितना मजबूत हो गया है। इसके अलावा ली परिवार ने एक बार लिन परिवार को नाराज कर दिया और लिन परिवार द्वारा उसे खत्म कर दिया गया, जिसके बारे में बात करते हुए यह मामला कुछ हद तक उनके यूनुए संप्रदाय से भी संबंधित है। हालांकि अथर्व ने इसकी गहराई से जांच नहीं की। अगर उसे अचानक याद आया तो ली परिवार में अभी भी एक मछली थी जो जाल से बच गई थी और उन्होंने उसे युवा संप्रदाय का नेता भी बना दिया। परिणाम, जब उन्होंने इस बारे में सोचा तो यून्युए संप्रदाय के कई बुजुर्ग कांप उठे और उनके दिलों में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। अथर्व के विपरीत करो, वे सोचते हैं कि उनका जीवन बहुत लंबा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ली तियानगांग को युवा मास्टर नियुक्त करने के लिए सहमत नहीं हूँ। हाँ, हमने लिन परिवार को नाराज करने के बाद उन्हें यून्युए संप्रदाय से निष्कासित न करके अपनी पूरी कोशिश की है। हमें युवा संप्रदाय के गुरु का पद नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी राय में सुरक्षा के लिए हमें उसकी साधना समाप्त कर देनी चाहिए और उसे यून्युए संप्रदाय से बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं नहीं, हमारा यून्युए संप्रदाय एक प्रसिद्ध और ईमानदार संप्रदाय है। हम ऐसा शर्मनाक काम नहीं कर सकते जिससे हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। तो आप क्या कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। एक पल के लिए पूरे संप्रदाय गुरु के हॉल में अव्यवस्था फैल गई। उपस्थित कई शक्तिशाली लोगों की रहस्यमय छवि शिष्यों के सामने नहीं थी। इसके बजाय वे आम लोगों की तरह झगड़ रहे थे, हर जगह थूक रहे थे, जिससे उच्च सीटों पर बैठे कई सर्वोच्च बुजुर्गों की भौहें तन गई थीं। हालांकि उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने गुप्त रूप से ग्रैंड एल्डर त्यानयुन के साथ संवाद किया जो उसके पास खड़ा था। अंततः आम सहमति बन गई। सभी लोग, चूंकि आपके पास कोई अच्छा विचार नहीं है तो चलिए अभी के लिए यही करते हैं। हम ली तियानगंग के बारे में जानकारी के सभी स्रोतों को अस्थायी रूप से अवरुद्ध कर देंगे। फिर हम लिन परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलने और अंतिम निर्णय लेने के लिए एक सर्वोच्च बुजुर्ग को भेजेंगे। आप क्या सोचते हैं? खैर, मुझे लगता है कि अथर्व अनुचित और खूनी व्यक्ति नहीं है। हम कोशिश कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। सौभाग्य से ली तियानगंग के गुरु सर्वोच्च बुजुर्ग त्यानयुन थे। इससे पहले कि वह इस शिष्य को पूरी तरह से त्याग देते, कई बुजुर्गों को अभी भी कुछ चिंताएं थीं।
इसके अलावा ये तरीका भी अच्छा था, इसलिए मामला सुलझ गया। मूर्ख बच्चे, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। मुझे तुम्हारे पिता को वह ज़ैद ताबीज नहीं देना चाहिए था, अन्यथा शायद वह इतने घमंडी न होते। क्यों? जैसे ही ग्रैंड एल्डर त्यानयुन संप्रदाय गुरु के हॉल से बाहर निकले, उन्होंने दूर तक देखा। उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ। हालांकि दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। क्यान्युन, त्यान के, अब से तुम दोनों को मेरे निवास पर आना होगा और किसी भी शिष्य को उससे संपर्क करने की अनुमति नहीं है। हाँ मास्टर। दो काली परछाइयों को गायब होते देख ग्रैंड एल्डर त्यानयुन ने मुड़कर दयान शहर की ओर रुख किया। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसकी पीठ बहुत बूढ़ी हो गई है। ली तियानगांग, जो यून्युए संप्रदाय के एक हॉल में था, लालसा के साथ संप्रदाय मास्टर हॉल की दिशा की ओर देख रहा था। खुद को यून्युए संप्रदाय के युवा संप्रदाय मास्टर बनने की खूबसूरत तस्वीर के बारे में सोच रहा था, अपने परिवार को दयान शहर पर हावी होने में मदद कर रहा था और एक उभरती हुई नई ताकत बनकर शिखर पर पहुंच रहा था। उसे यून्युए संप्रदाय द्वारा कोई भी जानकारी प्राप्त करने से रोक दिया गया था और अब तक उसे ली परिवार की स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, न ही बाहरी दुनिया में हुए बदलावों के बारे में। इस तथ्य की तो बात ही छोड़िए कि उसके प्रति संप्रदाय के रवैये में भारी बदलाव आया था। यदि उसके पास त्यानगांग आत्मा शरीर न होता और यदि अथर्व यून्युए संप्रदाय के लिए परेशानी खड़ी करने न आता, इससे कई बुजुर्गों को अच्छे परिणाम की उम्मीद जगी। ली त्यानगांग के पास अब इस हॉल में रहने की योग्यता नहीं है। इस बीच दूसरी तरफ महान हान राजवंश की राजधानी के एक पार्श्व हॉल के अंदर, महान चू राजवंश से हजारों मील दूर, वह हॉल जिसकी सुरक्षा आमतौर पर केवल मुट्ठी भर शाही वंशजों द्वारा की जाती थी, अब शक्तिशाली योद्धाओं से भरा हुआ था जो अलौकिक शक्तियों की आभा बिखेर रहे थे। वे अपने सामने मौजूद हर चीज को हैरानी और गुस्से के मिले जुले भाव से देख रहे थे। अरे क्या हो रहा है? भले ही योजना विफल हो गई हो, दूसरे पूर्वज की ताकत के साथ उसे महान चू राजवंश के उन मजबूत लोगों से पीछे नहीं रहना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें हमारी योजना के बारे में बहुत पहले से पता था, इसलिए उन्होंने इसका फायदा उठाया? असंभव। इससे पहले हमारे महान हान राजवंश में भी केवल कुछ ही लोग इस योजना के बारे में जानते थे, और वह महान चू राजवंश में दूसरे पूर्वज की योजना के बारे में जानने वाला एकमात्र व्यक्ति था। भले ही महान चू राजवंश की व्यापक ताकत हमारी तुलना में अधिक मजबूत हो, फिर भी यह बेहद सीमित है। उनके लिए इसे खोजना असंभव है। इस अवधि के दौरान कुछ अप्रत्याशित हुआ होगा। जांच करो। महान हान राजवंश से मेरे गुप्त रक्षकों को गुप्त रूप से महान चू राजवंश के पास भेजो और इस मामले की अच्छी तरह से जांच करो। मैं उन लोगों को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगा जिन्होंने महान कोरियाई राजवंश के मेरे पूर्वजों के खिलाफ साजिश रची थी। उद्धरण चिन्ह। महान कोरियाई राजवंश के ये शक्तिशाली स्वामी क्रोधित थे। एक के बाद एक उनके हत्यारे इरादे से भरे आदेश सभी दिशाओं में फैल गए, जिससे पूरे शाही राजधानी में अनगिनत लोग डर के मारे चुप हो गए। एक क्षण के लिए मूलतः हलचल से भरी शाही राजधानी अचानक शांत हो गई। महान चू राजवंश में किमियागर सम्मेलन में जो कुछ हुआ वह कोई रहस्य नहीं था। आखिरकार इसे देखने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक थी। महान हान राजवंश के गुप्त रक्षकों ने महान चू राजवंश में घुसपैठ की। उन्हें ये जानने में ज्यादा समय नहीं लगा कि अल्केमिस्ट सम्मेलन में क्या हुआ था। उन्होंने एक फोटो स्टोन भी खरीदा जिसने उस समय के दृश्य को रिकॉर्ड किया। यद्यपि चित्र थोड़ा अस्पष्ट था, फिर भी वे स्पष्ट रूप से पहचान सकते थे कि वास्तव में एक युवक था जिसने उनके कोरियाई राजवंश के पूर्वज किम ताई लाई को एक ही झटके में मार डाला था। और जब ये खबर महान कोरियाई राजवंश के शक्तिशाली शासकों के कानों तक पहुंची, तो विशेष रूप से फोटो पत्थर पर दिखाई गई छवि ने सबूत के रूप में काम किया। वे सभी ताकतवर लोग जो चिल्ला रहे थे और अथर्व से कीमत चुकाने की मांग कर रहे थे, चुप हो गए। गुडोंग, दयान शहर के लिन परिवार से लिन चेन, महान चू राजवंश में ऐसी भयानक शक्ति का प्रकट हुई। एक ही झटके में दूसरे पूर्वज को मार डालना, क्या ये सचमुच ऐसा काम है जो दिव्य शक्ति क्षेत्र में एक साधक द्वारा किया जा सकता है? लिन लिंग, 17 वर्षीय शीर्ष स्तरीय तीसरी कक्षा की कीमियागर। यदि दूसरे पूर्वज ने उसे निशाना नहीं बनाया होता तो वह शायद ठीक होती। हंफ, तुमने मेरे दूसरे भाई के साथ ऐसा क्रूर काम करने की हिम्मत की। भले ही वह सच्चे आत्मिक क्षेत्र का राजा हो, मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। और वह तो बस एक अलौकिक शक्ति क्षेत्र है। तो क्या हुआ अगर वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है? सच्चे आत्मिक क्षेत्र में पहुंचने से पहले वह सिर्फ एक चींटी है। जब महान कोरियाई राजवंश के कई शक्तिशाली स्वामी आहें भर रहे थे, अचानक एक दबंग आवाज उनके कानों में पड़ी। तभी एक अधेड़ उम्र के आदमी की आकृति सबके सामने आई। महान पूर्वज, हमने आपको देखा है। आगंतुक का रूप देखकर वहां उपस्थित कई शक्तिशाली लोग आदरपूर्वक झुकने से खुद को रोक नहीं सके। तभी एक मजबूत आदमी, जो नवागंतुक से 3/4 मिलता जुलता दिख रहा था, आगे बढ़ा और झिझकते हुए बोला,
महान पूर्वज, यद्यपि मैंने यही कहा, हमारे महान कोरियाई राजवंश की शक्ति के साथ, मुझे डर है कि मैं वास्तव में उनके लिए कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें किसने कहा कि बदला लेने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति का प्रयोग करना होगा? आपका मतलब है, महान सौंदर्य राजवंश? हाँ, मेरे वर्षों के प्रयासों के बाद ग्रेट ब्यूटी डायनेस्टी ने हमें विस्तार में मदद करने पर सहमति व्यक्त की है, लेकिन इसकी कीमत यह है कि हमें हर साल अपने संसाधनों का 50% सौंपना होगा। जिन शिजी ने चेहरे पर मुस्कान के साथ सिर हिलाकर इस अनुमान की पुष्टि की। संसाधनों का 50%? महान पूर्वज, क्या ये बहुत ज़्यादा नहीं है? ये सुनकर वहां उपस्थित अनेक शक्तिशाली लोग पहले तो प्रसन्न हुए, फिर भौहें सिकोड़कर पूछने लगे। हन्फ, तुम्हें क्या पता? एक सामान्य राजवंश जो विस्तार करना चाहता है, भले ही वे सहमत हों, उन्हें अपने संसाधनों का कम से कम 60% सौंपना होगा। अगर यह महान सौंदर्य राजवंश के राजकुमार के लिए नहीं होता, जिसे मैंने बचाया था, जो अब एक शक्तिशाली राजकुमार बन गया है, 50%। हाँ, सपने देखो। इसके अलावा, महान मेई राजवंश ने मुझसे वादा किया था कि वे महान चू राजवंश और महान हान राजवंश के क्षेत्रों को हमारे महान हान राजवंश के क्षेत्र में शामिल कर लेंगे। अगर हम उन्हें 50% भी दे दें, तो यह उन संसाधनों से कहीं ज्यादा होगा जो हमें किसी देश पर कब्जा करने से मिलते हैं। तुम लोग तो ये भी नहीं समझते, है न? जिन शिजी ने निराशा भरी नज़र से डांटा। अगर उसके सामने खड़े ये लोग उसके वंशज न होते तो वह इन मूर्खों पर कभी ध्यान न देता। नहीं, दाजू बुद्धिमान है। महान अमेरिकी राजवंश की सहायता से हमारे महान कोरियाई राजवंश के लिए 3 राज्यों को एकीकृत करना बहुत ही निकट भविष्य में संभव हो जाएगा। मुझे लगता है कि महान चू राजवंश ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हम पहले ही महान सुंदरी के महान राजवंश के बराबर पहुंच चुके हैं। महान पूर्वज, क्या आपको हमसे कुछ करवाना है? कई शक्तिशाली लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उसकी चापलूसी करना शुरू कर दिया। कुछ चतुर लोगों ने तो जिनशिजी से काम भी ले लिया, ताकि भविष्य के कोरियाई राजवंश में एक निश्चित शक्ति प्राप्त की जा सके। आखिरकार, यह उनके भविष्य का सवाल है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस कोरियाई राजवंश की वर्तमान स्थिति को बनाए रखें। क्या लिन लिंग नाम का वह चू राजवंश का प्रतिभाशाली व्यक्ति 100 राजवंशों के गठबंधन किमियागर सम्मेलन में भाग लेने नहीं जा रहा है? ये सिर्फ संयोग है कि महान सौंदर्य राजवंश के राजकुमार को इस तरह की सुंदर प्रतिभा पसंद है। जब तक मैं उसे यह खबर बताता हूँ, ये निश्चित रूप से उसकी रुचि जगाएगा। फिर दयान शहर के लिन परिवार, बस इंतजार करो। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए अहंकारी रहने दूंगा। कुछ वर्षों में मैं निश्चित रूप से स्वर्ग में अपने दूसरे भाई की आत्मा की बलि देने के लिए तुम्हारे सभी 9 कुलों को मार डालूंगा। हे, अपने आप से बड़बड़ाते हुए जिनशिजी ने तीखी और अजीब चीखें निकाली, जिससे वहां मौजूद कई शक्तिशाली लोगों को डर लगने लगा। हालांकि वे ज्यादा डरे नहीं थे। इसके विपरीत, इसकी आदत पड़ने के बाद सभी के चेहरे पर एक अत्यंत जंगली मुस्कान दिखाई दी। मुस्कुराहट में उम्मीद के 3 भाग, कल्पना के 7 भाग होते हैं, और यह अपने भविष्य के प्रति विश्वास से भी भरी होती है। आप जानते हैं, महान अमेरिकी राजवंश भी उन्हीं की तरह एक राजवंश है, लेकिन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। मैं इसे इस तरह से कहूंगा, महान सौंदर्य राजवंश में न केवल सच्चे आत्मा क्षेत्र का एक सच्चा राजा है, बल्कि एक से अधिक हैं। यह अफवाह है कि उनकी राजधानी की गहराई में सच्चे आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर से ऊपर एक सुपर मजबूत आदमी भी है। ये 100 राजवंशों के गठबंधन में निर्विवाद पहला राजवंश है। यहाँ तक कि यदि आप पूरे हुआंगझोउ को देखें तो ये सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक है जिसे शीर्ष पर स्थान दिया जा सकता है। ऐसा सुपर राजवंश एक सच्चे आत्मिक क्षेत्र के राजा को भेजकर महान चू राजवंश जैसे कमजोर राजवंश को आसानी से नष्ट कर सकता है, जिसके पास कोई सच्चा आत्मिक क्षेत्र का राजा नहीं है। इसलिए भले ही उन्होंने फोटोस्टोन से अथर्व को जिनतेलई को एक झटके में मारने का दृश्य देखा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि महान सौंदर्य राजवंश विफल हो जाएगा। आखिरकार, अथर्व कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह केवल अलौकिक शक्तियों के स्तर पर ही है। महान अमेरिकी राजवंश जैसे विशालकाय के लिए वे चींटियों के समान हैं। अथर्व को कोई जानकारी नहीं थी कि यून्युए संप्रदाय और कोरियाई राजवंश में क्या हुआ था। लगभग 1 महीने तक शाही राजधानी में रहने के बाद और लिन लिंग के प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद उसने राजा चू को विदाई दी और लिन लिंग को वापस लिन परिवार में ले गया। फिर कुछ ही समय बाद उसके दिमाग में सिस्टम की यांत्रिक और ठंडी आवाज गूंजने लगी। मेजबान को बधाई, परिवार के वंशज लिन लिंग ने 4थी श्रेणी के कीमियागर के स्तर तक सफलता प्राप्त की है और सिस्टम पुरस्कार प्राप्त किए हैं। एक दिव्य परिवर्तन की गोली, 1 कीमिया हॉल, 8 4थी श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्र के तावीज और 100,000 भाग्य अंक। दिव्य परिवर्तन की गोली, एक 5वीं श्रेणी की शीर्ष स्तर की गोली जो दिव्य क्षमता क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति की साधना को एक स्तर तक सुधार सकती है, बिना किसी नकारात्मक प्रभाव के। कीमिया हॉल, ये लिन परिवार के लिए कीमिया बनाने की जगह है। कुल 10 कीमिया कमरे हैं।
यहाँ कीमिया बनाने से कीमिया बनाने की सफलता दर 10% बढ़ सकती है, नुकसान 10% कम हो सकता है और एकाग्रता में 10% सुधार हो सकता है। ये कीमियागरों को प्रशिक्षित करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। ये देखकर अथर्व अपनी आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाए बिना नहीं रह सका। चाहे वह दिव्य परिवर्तन की गोली हो या कीमिया कक्ष, वे दोनों अथर्व के लिए खजाने हैं। पूर्व से व्यक्ति की अपनी साधना में सुधार हो सकता है, जबकि बाद से परिवार को लाभ हो सकता है और न्यूनतम लागत पर लिन परिवार के लिए अधिक कीमियागरों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। बिना किसी हिचकिचाहट के अथर्व परिवार के पीछे के पहाड़ में एक खुली जगह पर पहुंचे और 2 अपेक्षाकृत उपयुक्त स्थान ढूंढ निकाले। उन्होंने सभी कीमिया हॉल और आध्यात्मिक क्षेत्र के तावीज़ों का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद लगभग 1 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली एक इमारत जिस पर अलकमी हॉल लिखा हुआ था, उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई। उसी समय कीमिया हॉल से ज्यादा दूर नहीं, यहाँ 8 चतुर्थ श्रेणी के आध्यात्मिक क्षेत्र हैं जो सफ़ेद धुंध और एक हल्की ताओवादी कविता का उत्सर्जन करते हैं, जो उनके अस्तित्व को प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद अथर्व ने इस बारे में ज्यादा परवाह नहीं की। लिन वुडी को यहाँ के बदलावों और कीमिया हॉल के काम के बारे में बताने के बाद वह तुरंत वहाँ से चला गया और उस गुप्त कमरे में आ गया जहाँ वह आमतौर पर रहता था। वह अपने वर्तमान दायरे से बाहर निकलने के लिए इस जादुई गोली को निगलना और परिष्कृत करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि पूर्वज को इतने सारे खजाने कहाँ से मिले। लिन वुडी, जिसने लिन परिवार के शीर्ष सदस्यों को कीमिया हॉल और आध्यात्मिक क्षेत्र में ले जाया था, ने अपने सामने के दृश्य को देखा। वह आश्चर्यचकित था, लेकिन उसके मन में संदेह की एक झलक भी उभरी। हालांकि उन्होंने इस पर अधिक विस्तार से बात नहीं की। वैसे भी उसे बस इतना जानना था कि पूर्वज उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रतियोगिता से लौटने के बाद मेरी भतीजी लिन लिंग पहले ही 4th कक्षा के कीमियागर के स्तर तक पहुंच चुकी है। इस मामले के हल हो जाने के बाद मेरे लिए पीछे हटने और पारलौकिक क्षेत्र में प्रवेश करने का समय आ गया है। अन्यथा मैं लिन परिवार के मुखिया के रूप में सेवा करना जारी नहीं रख पाऊंगी। लिन परिवार के वरिष्ठ सदस्यों को, जिन्हें एक बार यह अनुभव हुआ था, लिन वुडी से ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत नहीं थी। उन्होंने कबीले के लोगों के लिए औषधीय जड़ी बूटियां लगाने, संरचनाएं बनाने और व्यवस्थित तरीके से पहरेदारों का चयन करने की व्यवस्था की। लेकिन लिन वुडी का दिल दबाव से भरा था।